Friends, now we are going to discuss about our next topic, gametogenesis. अब हम गैमेटोजेनेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे. सो व्हाट इज द गैमेटोजेनेसिस? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स फ्रॉम डिप्लॉइड जर्म सेल इन द गोनाड इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस. जब हैप्लॉइड गैमेट का डिप्लॉइड जर्म सेल से गोनाड के अंदर फॉर्मेशन होता है तो उस प्रोसेस को हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं. टेक्स प्लेस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस एंड ओवरी एंड प्रोड्यूस स्पर्म एंड ओवम. ये होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस और ओवरी के अंदर और प्रोड्यूस होते हैं स्पर्म और ओवम. मेल में होता है स्पर्मेटोजेनेसिस. मेल स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोगोनिया एंड बेगिन एट पुबर्टी. स्पर्मेटोजेनेसिस मेल के अंदर स्पर्मेटोगोनिया से होता है और ये पुबर्टी स्टेज में स्टार्ट होता है. पुबर्टी स्टेज यानी कि 12 to 14 ईयर्स की एज. और फीमेल के अंदर होता है oogenesis. फीमेल oogenesis oogonia एंड स्टार्ट एट एम्ब्रियोनिक स्टेज. फीमेल में oogenesis होता है oogonia से और स्टार्ट होता है ये एम्ब्रियोनिक स्टेज से. Now we will discuss about first process spermatogenesis. स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे. स्पर्मेटोजेनेसिस जनरली मेल के अंदर ओकर होती है और ये टेस्टिस के अंदर होती है. क्या है स्पर्मेटोजेनेसिस? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेल गैमेट स्पर्म इन सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स ऑफ टेस्टिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस. अब ये एक प्रोसेस होती है जिसमें हैप्लॉइड मेल गैमेट स्पर्म्स का फॉर्मेशन सेमिनिफेरस ट्यूबुल जो कि टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होती है उनमें होता है. सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर मेल गैमेट हैप्लॉइड गैमेट का फॉर्मेशन, स्पर्म का फॉर्मेशन होना ही स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है. द इनर वॉल ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूबुल कंटेन्स टू टाइप्स ऑफ सेल एज जर्म सेल, स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल. अब जो टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होती है उसमें टू टाइप्स की सेल होती है. टू टाइप्स की जर्म सेल्स और सर्टोली सेल उसके अंदर प्रेजेंट होती है. दो टाइप की सेल पाई जाती है. नेक्स्ट, जर्म सेल डिवाइड्स एंड डेवलप इनटू स्पर्म. सर्टोली सेल नरिशेज द डेवलपिंग स्पर्म. अब जो जर्म सेल होती है वो डेवलप होती है और स्पर्म का फॉर्मेशन करती है और जो सर्टोली सेल होती है वो स्पर्म के डेवलपमेंट में नरिशमेंट प्रोवाइड करती है. स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस इन टू स्टेजेस, स्पर्मेटिडोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस. ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ये 2 स्टेज में कंप्लीट होता है. स्पर्मेटिडोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस 2 स्टेज यहाँ पर इसमें प्रेजेंट होती है. चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं इसको. स्पर्मेटिडोजेनेसिस में क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड. इट इन्वॉल्व्स 3 सब स्टेजेस. स्पर्मेटिडोजेनेसिस जो होता है इसमें स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होता है और स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होने के साथ में इसमें 3 सब स्टेजेस प्रेजेंट होती है. फर्स्ट, मल्टीप्लिकेशन फेज. द स्पर्मेटोगोनियम undergoes repeated mitotic division and forms large number of diploid spermatogonia cells, 46 chromosome. अब जो मल्टीप्लिकेशन फेज है इसका, स्पर्मेटिडोजेनेसिस का फर्स्ट फेज जो है मल्टीप्लिकेशन फेज, इसमें स्पर्मेटोगोनिया जो होता है स्पर्मेटोगोनियम वो रिपीटेड माइटोटिक डिवीज़न करता है और एक लार्ज नंबर ऑफ डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनिया सेल्स को प्रोड्यूस करता है जिसमें कि 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं. अब देखिए इस फेज को हम यहाँ पर समझते हैं डायग्राम के थ्रू. ये स्पर्मेटोगोनियम सेल है. स्पर्मेटोगोनियम जो कि 2n है यानी कि डिप्लॉइड कंडीशन में है. इसका जब डिवीज़न होता है तो डिवीज़न जब होता है तो ये 1 से 2 सेल बनाती है और 2 से 4 सेल बनाती है. तो स्पर्मेटोगोनियम में जब माइटोसिस डिवीज़न होता है तो स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन होता है. अब हम देखते हैं इनमें से किसी एक के अंदर हम देखते हैं जो एक के अंदर प्रोसेस होगी वही चारों के अंदर सेम प्रोसेस होगी. तो किसी एक में हम देखते हैं तो जो स्पर्मेटोगोनिया होता है इस स्पर्मेटोगोनिया के अंदर अगला फेज ओकर होता है. कौन सा फेज? अब हम बात करेंगे सेकेंड फेज की, ग्रोथ फेज. तो ग्रोथ फेज में क्या होता है?
The spermatogonial cells grow in size by increasing cytoplasm and mature to form primary spermatocyte. अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया है इसमें सेल के अंदर ग्रोथ होती है और ग्रोथ करके ये अपने स्ट्रक्चर को एनलार्ज कर लेता है, मतलब कि इसके साइटोप्लाज्म में इंक्रीजिंग होता है, यानी कि साइटोप्लाज्म इसका बढ़ता है और अपने लार्ज स्ट्रक्चर को ये एक बना लेता है। तो जो लार्ज स्ट्रक्चर होता है उसे कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का है, यहाँ पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से इसको शो किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले फेज की ओर। नेक्स्ट फेज है थर्ड फेज, मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज में क्या होता है? द डिप्लॉयड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगोज फर्स्ट मियोसिस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ टू इक्वल हैप्लॉइड सेल कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 23 क्रोमोसोम. This later undergoes second meiotic division to produce 4 equal haploid spermatids. अब वापस हम डायग्राम से इसको समझते हैं कि ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है इसके अंदर फर्स्ट मियोसिस डिवीज़न होता है, जैसे हम रिडक्शन डिवीज़न कहते हैं। ये रिडक्शन डिवीज़न करके 2 इक्वल सेल को फॉर्म करेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2 इक्वल सेल को फॉर्म करेगा, बट ये इक्वल सेल हेप्लॉइड कंडीशन में होगी, मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम टोटल 23 रहेंगे, जबकि ऊपर वाली प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में 46 क्रोमोसोम थे। तो यहाँ पर रिडक्शन डिवीज़न होता है, क्रोमोसोम कम होते हैं, मियोसिस फर्स्ट डिवीज़न होता है और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल यहाँ पर बनती है, 2 स्पर्मेटोसाइट यहाँ पर सेल बनती है। फिर ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल जो है 2, इनमें क्या डिवीज़न होता है? मियोसिस सेकेंड डिवीज़न होता है। अगला डिवीज़न मियोसिस सेकेंड डिवीज़न होता है। इसमें इन सेल की सिर्फ कॉपी बनती है, तो यहाँ पर 2 सेल से डायरेक्टली 4 सेल बन जाएगी और जो 4 सेल बनती है उन्हें स्पर्मेटिड्स कहा जाता है। तो यहाँ तक हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस जो फर्स्ट स्टेज जो थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब सेकेंड स्टेज में हम जाएंगे। अब ये स्पर्मेटिड्स बन गए हैं, लेकिन ये मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं है, इनमें टेल वाला स्ट्रक्चर अभी नहीं है। आगे हम इसको देखते हैं यहाँ पर। अब क्या होता है? स्पर्मियोजेनेसिस होता है। स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है? इनएक्टिव नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफर्ड इनटू एक्टिव मोटाइल स्पर्मेटोजोआ स्पर्म्स। अब देखो, हमने जैसा कि बात की है अभी कि ये जो नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है, ये इन नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर स्पर्मेटिड में सेल डिफ्रेंशिएशन होता है, इनके अंदर और डिवीज़न होता है, और डिवीज़न करके ये आगे एक और स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं जिसे हम कहते हैं स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म। इनमें एक टेल लाइक स्ट्रक्चर भी फॉर्म होता है जो कि इसके मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। और ये जो फॉर्म होते हैं ये सारे स्पर्म जो है ये हेप्लॉइड होते हैं। तो हमेशा एक चीज़ और हमारे दिमाग में ये रखना है कि कितने स्पर्मेटोगोनिया मीन्स, यानी कि हम अगर एक एग्जाम्पल देते हैं कि एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होता है, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि एक स्पर्मेटोगोनियम सेल से 4 स्पर्मेटोजोआ या 4 स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। 4 स्पर्म विल बी फॉर्म फ्रॉम 1 स्पर्मेटोगोनियम सेल। आगे बढ़ते हैं हम। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड एम्बेडेड इन सर्टोली सेल्स। जब स्पर्मियोजेनेसिस हो जाता है तो जो हेड जो होता है स्पर्म का वो एम्बेडेड हो जाता है किसके अंदर? सर्टोली सेल के अंदर, और रिलीज करता है एंड रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और रिलीज हो जाता है कहाँ से? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। तो जब वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से सर्टोली सेल के साथ में एम्बेडेड होकर बाहर निकलता है, यानी कि नरिशमेंट लेता रहता है सर्टोली सेल से, तो जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से वो बाहर आता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मिएशन। आगे नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस एंड हॉर्मोन्स के बारे में, कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है उसके दौरान हार्मोनल सेक्रेशन क्या रहता है, क्या कौन कौन से हार्मोन्स सेक्रेट होते हैं और क्या उनका इफेक्ट होता है। सबसे पहले देखते हैं हम हाइपोथैलेमस ग्लैंड से सेक्रेट होने वाले एक हार्मोन GnRH। GnRH का फुल फॉर्म होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन होता है क्योंकि ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो हमारे
हेड में प्रेजेंट होती है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। उस हाइपोथैलेमस ग्लैंड से ये सेक्रेट होता है, और जब ये GnRH सेक्रेट होता है तो डायरेक्ट ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड में 3 पार्ट्स होते हैं, एंटेरियर, पोस्टेरियर और 1 मिडल। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटेरियर पोर्शन पर जाकर उसको एक्टिव करती है GnRH हार्मोन, ये उसको एक्टिव करते हैं, और एंटेरियर पार्ट से, पिट्यूटरी के एंटेरियर पार्ट से 2 गोनेडोट्रोपिन्स हार्मोन रिलीज होते हैं। फर्स्ट ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH और सेकेंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स FSH। तो 2 हार्मोन यहाँ पर रिलीज होते हैं। जो फर्स्ट LH होता है वो LH डायरेक्टली जो हमारे गोनाड्स के अंदर प्रेजेंट लेडिक सेल, जो कंपार्टमेंट जो होते हैं टेस्टिस के अंदर, उनमें प्रेजेंट होती है लेडिक सेल, उन लेडिक सेल पर अटैक करता है। तो वो एक हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन को सेक्रेट करती है जिसका नाम होता है एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन। तो जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सेक्रेट होता है तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस स्टिमुलेट्स होती है, एंड्रोजन हार्मोन के कारण स्टिमुलेट्स होती है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। अब दूसरे हार्मोन की जब हम बात करते हैं, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, ये क्या करता है, सर्टोली सेल पर के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट डालता है। सर्टोली सेल एक्टिव होती है और बहुत सारे फैक्टर्स को सेक्रेट करती है जो कि स्पर्मियोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब जो स्पर्म का नरिशमेंट जो होता है, नरिशमेंट के लिए जो फैक्टर्स होते हैं, उन सारे फैक्टर्स को वो यहाँ पर सेक्रेट करते हैं FSH हार्मोन। अगला हम देखते हैं, ये पूरा जो है ये एक स्पर्म का डेवलपमेंट है। यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है पूरा स्पर्म का, स्पर्मेटिड से पूरे एक मैच्योर स्पर्म यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। स्पर्म का यदि हम एक माइक्रोस्कोपिक स्लाइड के अंदर स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये इस टाइप का दिखता है। अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ये एक मैच्योर ह्यूमन स्पर्म का स्ट्रक्चर है। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे आगे वाला हेड, बीच वाला मिडल और सबसे पीछे वाला टेल पार्ट। तो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसके हेड वाले रीजन के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है न्यूक्लियस के अंदर, और सबसे आगे वाला पॉइंटेड पार्ट जो होता है वो एक्रोसोम कहलाता है। और ये एक्रोसोम कुछ एंजाइम को सेक्रेट करता है, जैसे हाइलुरोनिडेज एक एंजाइम है। ये एंजाइम इस स्पर्म की हेल्प करता है। जब ये फ्यूज़न के लिए एग से मिलता है तो एग को तोड़ने में ये एंजाइम हेल्प करता है। इसका जो मिडल पार्ट होता है, मिडल पार्ट के अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि इसको मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से ये स्विम करके आगे बढ़ सकता है। और सबसे पीछे वाला जो पार्ट होता है वो टेल पार्ट कहलाता है। ये टेल पार्ट स्विम करने में इसको हेल्प करता है और आगे बढ़ने में इसको हेल्प प्रोवाइड करता है। ये आप इस लार्ज स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ये हेड वाला रीजन है, ये मिडल पार्ट है और सबसे पीछे वाला ये टेल वाला पार्ट है। नेक्स्ट, अब हम डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवलप्स इंटायर बॉडी। स्पर्म के स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं। इसके जो बॉडी होती है वो उस बॉडी पर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। सबसे पहले हेड की बात करेंगे तो ये इलोंगेटेड हेप्लॉइड न्यूक्लियस वाला स्ट्रक्चर इसके अंदर प्रेजेंट होता है, यानी कि इलोंगेटेड हेप्लॉइड न्यूक्लियस इसमें होता है। एंटेरियर केप लाइक एक्रोसोम इसमें पाया जाता है, सबसे आगे वाला पोर्शन। एक्रोसोम में एक हैज़ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हाइलोरोनिडेज। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम गोल्गी कॉम्प्लेक्स ड्यूरिंग डिवीजन फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। ये हाइलोरोनिडेज एंजाइम जो होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है जो कि एक्रोसोम में पाया जाता है और ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स से बनता है डिवीज़न के दौरान। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो ओवम को ये रेप्चर करने में, तोड़ने में इसकी हेल्प करता है स्पर्म की, हेड वाला रीजन। नेक वाले रीजन की बात करेंगे, उससे नीचे हेड के रीजन से नीचे नेक होता है। तो नेक क्या करता है, कनेक्टिंग हेड एंड मिडल पीस, हेड और मिडल पीस को ये कनेक्ट करता है। मिडल पार्ट में
क्या होता है, मिडल पार्ट मैनी माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मोमेंट ऑफ टेल मोटिलिटी। ये बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि टेल की मोटिलिटी को बढ़ाने में हेल्प करते हैं या एनर्जी प्रोवाइड करते हैं स्पर्म को। सबसे बैक वाला रीजन होता है टेल, जिसमें जो कि लॉन्ग सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसमें वाइब्रेशन प्रेजेंट होता है, मतलब कि जब ये मूवमेंट करता है तो वाइब्रेशन होता है। अब हम बात करते हैं कि स्पर्म कितने प्रेजेंट होते हैं। एक जब सीमेन का इजैकुलेशन होता है 2 से 3 ml इजैकुलेशन जब कॉपुलेशन के दौरान होता है तो उसमें कितने स्पर्म पाए जाते हैं, 200 to 300 मिलियन स्पर्म, 1 ejaculation, 60% must have normal shape size and 40% motility। अब जो हम बात कर रहे हैं स्पर्म की कि स्पर्म कितने प्रेजेंट होते हैं, तो एक इजैकुलेशन में 200 से 300 मिलियन ऑफ स्पर्म प्रेजेंट होते हैं एक बार के इजैकुलेशन में। जब कॉपुलेशन होती है मेल और फीमेल की तो सीमन इजैकुलेट होता है, तो उस 2 से 3 ml इजैकुलेशन में, सीमन के इजैकुलेशन में 200 से 300 मिलियन ऑफ स्पर्म प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से 60% जो होते हैं वो नॉर्मल शेप साइज़ के होते हैं, बट 40% जो है मोटिलिटी को शो करते हैं, बहुत ही ज़्यादा वो एनर्जी वाले होते हैं और एग को पेनिट्रेट करने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल यही प्ले करते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस oogenesis की। oogenesis फीमेल के अंदर होता है। क्या होता है oogenesis? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड ओवम फ्रॉम डिप्लॉइड oogonia सेल इन द ओवेरी इज कॉल्ड oogenesis। दिस begins एट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। यह प्रोसेस जो है डिप्लॉइड oogonia से हैप्लॉइड ओवम के बनने की प्रोसेस ओवेरी के अंदर ये कहलाती है oogenesis। मतलब डिप्लॉइड oogonia से ओवरी के अंदर हैप्लॉइड ओवम का फॉर्मेशन होना ही oogenesis कहलाता है, और यह स्टार्ट हो जाती है फीमेल के एम्ब्रियोनिक स्टेज से, या जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होता है फीमेल चाइल्ड का, वहीं से ये स्टार्ट हो जाती है। वहाँ पर बहुत सारे डिप्लॉइड oogonia बनते हैं जब वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में होती है। जब ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज से बाहर आती है फीमेल गर्ल चाइल्ड या उसका बर्थ होता है, तो जब बर्थ होता है तो ये oogonia बनना बंद हो जाते हैं और ये oogonia अपने अंदर आगे डेवलपमेंट करने लग जाते हैं। तो ये डेवलपमेंट शुरू होता है बर्थ के बाद में, और जब पुबर्टी स्टेज आती है तो ये मेच्योर कंडीशन में आते हैं। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। oogonia क्या है? ये गैमेट मदर सेल होती है और डिप्लॉइड होती है, और बर्थ के टाइम पर ये मिलियन ऑफ oogonia सेल फॉर्म हो जाती है, जो कि फेटल ओवेरी, मतलब कि जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होता है उसी टाइम पर बहुत सारे मिलियंस की संख्या में ये बन जाते हैं। प्राइमरी oocyte की हम बात करेंगे तो प्राइमरी oocyte कैसे बनते हैं? oogonia के अंदर क्या होता है कि डिवीज़न स्टार्ट होता है। जब डिवीज़न स्टार्ट होता है मियोटिक डिवीज़न, तो मियोटिक डिवीज़न के प्रोसेस फर्स्ट में आकर ये डिवीज़न रुक जाता है। टेम्परेरी अरेस्ट इन दिस स्टेज, ये प्राइमरी oocyte में ये डिवीज़न, प्राइमरी oocyte बनने के बाद में ये डिवीज़न रुक जाता है प्रोफेस फर्स्ट में, मतलब इनकम्प्लीट डिवीज़न यहाँ पर होता है। देन अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर प्राइमरी फॉलिकल, तो प्राइमरी फॉलिकल में क्या होता है कि जो कॉर्टेक्स रीजन होता है ओवरी सेल का, तो ओवरी के अंदर जो कॉर्टेक्स रीजन होता है वहाँ पर बहुत सारी फॉलिकुलर सेल या ग्रेन्युलोसा सेल प्रेजेंट होती है। तो उस वो जो ग्रेन्युलोसा सेल होती है या फॉलिकल जो होते हैं वो बहुत सारे ग्रेन्यूल्स जो हैं वो प्राइमरी oocyte के आसपास आकर चिपक जाते हैं। इस प्राइमरी oocyte के आसपास आकर चिपक जाते हैं। तो प्राइमरी oocyte और ग्रेन्युलोसा सेल जो है वो दोनों मिलकर प्राइमरी फॉलिकल्स को बनाते हैं। में फॉलिकल्स डीजनरेट फ्रॉम बर्थ टू पुबर्टी, ये फॉलिकल जो है बाद में क्या होते हैं? डीजनरेट हो जाते हैं बर्थ से, जब कोई पुबर्टी कंडीशन में आता है। मतलब जब पुबर्टी स्टेज में चले जाते हैं तो ये फॉलिकल्स वापस डीजनरेट हो जाते हैं सारे, 60,000 to 80,000 इन ईच ओवरी।
ये 60,000 से 80,000 तक एक ओवरी के अंदर पुबर्टी स्टेज में होते हैं। फिर क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल के अंदर और डेवलपमेंट होता है, मतलब और बहुत सारी ग्रेन्युलोसा सेल उसके आसपास सराउंडेड हो जाती है, फॉलिकल सराउंडेड हो जाते हैं किसके आसपास, प्राइमरी फॉलिकल्स के आसपास। अब हम बात करते हैं प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल्स की। सेकेंडरी फॉलिकल में क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल के आसपास और भी फॉलिकल सेल, ग्रेन्युलोसा सेल अरेंज हो जाती है। तो जब और ग्रेन्युलोसा सेल अरेंज हो जाती है तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो और बड़ा हो जाता है आसपास की लेयर का, जैसे हम ग्रेन्युलोसा सेल्स या थिका कहते हैं, या ग्रेन्युलोसा सेल एंड थिका कहते हैं। ये प्राइमरी से फॉलिकल जो है वो सराउंडेड हो जाता है मोर ग्रेन्युलोसा सेल और थिका से, तो उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेकेंडरी फॉलिकल्स, उसको हम सेकेंडरी फॉलिकल्स कहेंगे। अब सेकेंडरी फॉलिकल्स के बाद में जब कोई भी फीमेल जो है वो नेक्स्ट स्टेज में जाती है, मतलब हम कह सकते हैं कि जब बर्थ के बाद में जब पुबर्टी तक की स्टेज आती है तो वो पुबर्टी तक की स्टेज यहाँ तक डेवलप होती है, सेकेंडरी फॉलिकल्स तक, सेकेंडरी फॉलिकल्स तक बनते हैं। देन उसके बाद में नेक्स्ट स्टेज आती है टर्शरी फॉलिकल्स, जैसे हम ग्रेफियन फॉलिकल भी कहते हैं। तो ये टर्शरी फॉलिकल जो बनते हैं, ये टर्शरी फॉलिकल्स बनते हैं जब फीमेल जो है पुबर्टी स्टेज में आ जाती है। पुबर्टी स्टेज यानी कि वो 10 to 12 ईयर्स की हो जाती है तो टर्शरी फॉलिकल्स बनना स्टार्ट होते हैं। तो सेकेंडरी फॉलिकल्स जो होते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल्स फ्लूइड फील्ड कैविटी, उनके अंदर फ्लूइड फील्ड कैविटी फॉर्म हो जाती है, जैसे एंट्रम कहा जाता है। बहुत सारी थिका लेयर्स प्रेजेंट हो जाती है, जैसे जो अंदर की साइड प्रेजेंट होती है, जैसे थिका इंटरना कहा जाता है या वेस्कुलर भी कहा जाता है, और एक जो बाहर की ओर होती है उसे थिका एक्सटर्ना या फाइब्रस भी कहा जाता है। इंटरना, थिका इंटरना 10 to 15 लेयर्स फॉलिकल सेल, 10 से 15 फॉलिकल सेल की थिका इंटरना प्रेजेंट होती है, जिसे मेम्ब्रेन ग्रेन्युलोसा कहा जाता है। और प्राइमरी oocyte टू एंड विद इन फॉलिकल साइज इंक्रीज एंड फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन अनइक्वल लार्ज हेप्लॉइड सेकेंडरी oocyte प्लस फर्स्ट पोलर बॉडी। अब जो हमने बात की थी कि जो प्राइमरी oocyte में जो प्रोफेस फर्स्ट डिवीज़न हुआ था, तो वो डिवीज़न वहाँ पर प्रोफेस फर्स्ट में आकर रुक गया था, इनकम्प्लीट डिवीज़न हुआ था। तो ये इनकम्प्लीट डिवीज़न यहाँ पर सेकेंडरी फॉलिकल्स के अंदर होता है और ये कंप्लीट हो जाता है टर्शरी फॉलिकल में आकर। तो जब ये टर्शरी फॉलिकल में आकर कंप्लीट होता है, मतलब कि सेकेंडरी फॉलिकल में ये स्टार्ट होता है, ये जो इनकम्प्लीट डिवीज़न था वो वहाँ से स्टार्ट होता है, टर्शरी फॉलिकल्स में आकर उसका कंप्लीशन होता है, वो कंप्लीट होता है। मतलब यहाँ पर मेयोटिक डिवीज़न पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है प्राइमरी oocyte का, जो कि डिप्लॉइड कंडीशन में था, और यहाँ पर अनइक्वल लार्ज हेप्लॉइड सेकेंडरी oocyte और एक पोलर बॉडी बनती है। मतलब एक बड़ी और एक छोटी सेल यहाँ पर फॉर्म होती है। जो बड़ी सेल होती है उसे सेकेंडरी oocyte कहा जाता है, और जो छोटी सेल होती है उसे पोलर बॉडी कहा जाता है। दोनों ही हेप्लॉइड इन कंडीशन होती है। अब आगे बढ़ते हैं सेकेंडरी oocyte में। अब जो सेकेंडरी oocyte होते हैं, पहले प्राइमरी oocyte से जो सेकेंडरी oocyte बनेंगे, जब डिवीज़न कंप्लीट हो जाता है, तो डिवीज़न जब कंप्लीट हो जाता है, सेकेंडरी oocyte जो बनते हैं, इसमें क्या होता है, रिटेन न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म और प्राइमरी oocyte जो भी न्यूट्रिएंट्स इसने खो दिए थे, वो न्यूट्रिएंट रिच जो साइटोप्लाज्म है उसको वापस ये रिटेन कर लेता है। एंड टर्शरी फॉलिकल्स इनटू ग्रेफियन फॉलिकल, जो टर्शरी फॉलिकल्स जो होता है वो चेंज हो जाता है ग्रेफियन फॉलिकल में। सेकेंडरी oocyte ओवम, जो कि उसके अंदर की सेल है, जो हमने बात की है, 2 सेल उसके अंदर बनती है अनइक्वल डिवीज़न वाली। जो बड़ी सेल है सेकेंडरी oocyte ओवम, वो अपने आसपास एक लेयर को फॉर्म करता है, जैसे जोना पेलुसिडा कहा जाता है, वह एक मेम्ब्रेन की तरह होता है। ग्रेफियन फॉलिकल्स रेप्चर एंड रिलीज ओवम, सेकेंडरी oocyte में क्या होता है कि ग्रेफियन फॉलिकल जो है वो रेप्चर हो जाता है और ओवा जो है वहाँ से रिलीज हो जाता है आफ्टर 14 days ऑफ द मेंस्ट्रुअल फ्लो। ये पूरे डेवलपमेंट है फॉलिकल्स का। इसमें प्राइमरी oocyte बनते हैं, प्राइमरी oocyte से डेवलपमेंट ऑफ oocyte एंड फॉलिकल्स, डेवलपमेंट होता है oocyte और फॉलिकल्स का। देन कंटिन्यू
डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स, यहाँ पर फॉलिकल्स का कंटिन्यूस डेवलपमेंट होता है, प्राइमरी oocyte बनता है, सेकेंडरी oocyte बनता है, देन मैच्योर फॉलिकल्स मैच्योर होते हैं, एग का फॉर्मेशन होता है, और जब एग फॉर्म होता है तो उसका ओवुलेशन होता है। यहाँ पर सेल जो है वो ब्रस्ट हो जाती है, रैप्चर हो जाता है फॉलिकल, और ओवा सेल बाहर निकल जाती है। फिर ओवा सेल बाहर निकलने के बाद में जो ग्रेफियन फॉलिकल वाला जो पार्ट होता है वो कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन करता है, जो कि प्रोजेस्टेरोन एक हार्मोन को रिलीज़ करता है। बाद में जब मेंस्ट्रुअल फ्लो, या फिर हम कह सकते हैं कि जो लास्ट एंडिंग वाले जो टाइम पीरियड होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसमें जो कार्पस ल्यूटियम है वो वापस डीजनरेट होने लग जाती है, और डीजनरेट होने के बाद में फिर वापस मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट होता है 1 to 4 डेज में। नेक्स्ट हम बात करेंगे डायग्राम ऑफ अ मैच्योर फॉलिकल। ये एक मैच्योर फॉलिकल का डायग्राम है। अब हम oogenesis को हम रे डायग्राम से पढ़ेंगे। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हेप्लॉइड फीमेल गैमेट ओवम इन द फॉलिकल्स ऑफ ओवरी इज कॉल्ड oogenesis। oogenesis एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर एक हेप्लॉइड फीमेल गैमेट ओवम का फॉर्मेशन होता है फॉलिकल से। oogenesis स्टार्ट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज से स्टार्ट हो जाता है। जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ ओवरीज डिवाइड माइटोटिकली टू प्रोड्यूस मिलियंस ऑफ गैमेट मदर सेल और oogonia। जर्मिनल एपिथेलियम जो होती है वो उसकी सेल जो है वो डिवाइड होकर माइटोटिकली डिवाइड होकर मिलियन ऑफ गैमेट मदर सेल oogonia का फॉर्मेशन करती है। देन नो oogonia फॉर्म और एडेड आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ कोई भी oogonia नहीं बनते हैं। oogonia इंटर्स इनटू मियोसिस फर्स्ट। oogonia मियोसिस फर्स्ट के अंदर इंटर होता है। इट प्रोसेस प्रोफेस फर्स्ट। ये जब प्रोफेस फर्स्ट की कंडीशन में, मतलब मियोटिक डिवीज़न जब फर्स्ट डिवीज़न होता है तो प्रोफेस फर्स्ट जब होता है तो उस प्रोफेस फर्स्ट के अंदर आकर सस्पेंडेड हो जाता है डिवीज़न, गेट सस्पेंडेड एंड फॉर्म्स प्राइमरी oocyte। तो जब oogonia के अंदर पहला मियोसिस फर्स्ट होता है तो वो प्रोफेस फर्स्ट में आकर सस्पेंड हो जाता है, रुक जाता है, और प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन हो जाता है। ड्यूरिंग पुबर्टी, जब पुबर्टी स्टेज आती है तो द प्राइमरी oocyte रीस्टार्ट इट्स फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न। जब पुबर्टी स्टेज आती है तो प्राइमरी oocyte में वापस डिवीज़न होता है और फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न यहाँ पर होता है। इससे ऊपर की जितनी भी प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है यहाँ से ऊपर की जो प्रोसेस है ये आफ्टर बर्थ फॉर्म होती है, यानी कि प्राइमरी oocyte में जो प्रोफेस फर्स्ट तक का जो डिवीज़न है ये बर्थ से लगाकर पुबर्टी स्टेज जब स्टार्ट होती है उससे पहले तक ये इतना जो है प्रोसेस हो जाता है। जब वो पुबर्टी में आती है तो पुबर्टी में जो प्राइमरी oocyte होता है उसमें वापस से डिवीज़न होना स्टार्ट होता है, मियोटिक डिवीज़न, और आगे की प्रोसेस होती है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ओगोनियम सेल में इसमें भी 3 फेस होते हैं। पहला मल्टीप्लिकेशन जब होता है तो ये oogonia सेल बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन करके बहुत सारी oogonia सेल को फॉर्म कर देती है। फिर oogonia सेल में साइटोप्लाज्म का इंक्रीमेंट होता है या अपने स्ट्रक्चर को ये एनलार्ज कर देती है, सेल की ग्रोथ करती है, तो प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन होता है। फिर प्राइमरी oocyte में रिडक्शनल डिवीज़न मियोसिस फर्स्ट होता है। तो मियोसिस फर्स्ट में रिडक्शनल डिवीज़न जब होता है तो क्रोमोसोम का नंबर यहाँ से यहाँ पर कम हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, यहाँ पर 23 क्रोमोसोम ही प्रेजेंट होंगे इन दोनों सेल में, क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन डिवीज़न मियोसिस फर्स्ट होता है। अब जब मियोसिस फर्स्ट डिवीज़न होगा तो 2 सेल बनेगी, दोनों अनइक्वल होगी और हेप्लॉइड होगी। इसमें से जो बड़ी सेल होगी उसे सेकेंडरी oocyte और जो छोटी सेल होती है उसे फर्स्ट पोलर बॉडी कहा जाएगा। अब जो सेकेंडरी oocyte है उसमें वापस मियोसिस 2 होता है और मियोसिस 2 होकर ये 2 सेल को फॉर्मेशन करेगी। फर्स्ट सेल जो है वो बड़ी होगी और सेकेंड जो है वो छोटी होगी। तो फर्स्ट जो है वो ओवम कहलाएगी या ओटिट कहलाएगी, और जो सेकेंड है छोटी वाली सेल उसे सेकेंड पोलर बॉडी कहा जाता है। वैसे ही जैसा डिवीज़न इसके अंदर सेकेंडरी oocyte में हुआ वैसा ही फर्स्ट पोलर बॉडी के अंदर भी डिवीज़न यहाँ पर होगा और इससे भी 2 सेल्स फॉर्म होगी। तो यहाँ पर टर्शियरी पोलर बॉडी भी फॉर्म होंगे, मतलब कि 3 पोलर बॉडी टोटल यहाँ पर फॉर्म होंगे और एक ओवम का फॉर्मेशन इस oogenesis के रिजल्ट में अपने को मिलेगा।
तो इस तरीके से oogenesis की प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो 3 पोलर बॉडी इसके रिजल्ट में बनती है और एक ओटिड या ओवम का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है oogenesis की प्रोसेस में। अब देखते हैं हम स्टेप बाय स्टेप। oogenesis टेक्स प्लेस बाय 3 स्टेजेस एज फॉलोज: मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैचुरेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज में इसका मल्टीप्लिकेशन होता है, ग्रोथ फेज में इसका एनलार्जमेंट होता है और मैचुरेशन फेज में इसका मैचुरेशन होता है। फर्स्ट देखते हैं हम मल्टीप्लिकेशन फेज। सर्टेन प्राइमरी जर्म सेल लार्ज साइज एंड न्यूक्लियाई ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम लाइनिंग ओवरी undergo rapid mitotic division. It results in formation of group of diploid egg mother cell oogonia. Each group of cells form a rounded mass called egg nest. अब मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है, जो जर्म सेल होती है वो जर्मिनल एपिथेलियम लाइनिंग में प्रेजेंट होती है ओवरी के, और वो रैपिडली माइटोटिक डिवीज़न करती है और इसके रिजल्ट में बहुत सारी जो ग्रुप ऑफ डिप्लॉयड एक मदर सेल का फॉर्मेशन होता है जिन्हें हम ओगोनिया कहते हैं। हर एक ग्रुप जो होता है एक राउंडेड मास का फॉर्मेशन करता है, एक राउंडेड मास का फॉर्मेशन करता है जिसे हम एग नेस्ट कहते हैं, अंडों का गुच्छा कहते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड फेज की, ग्रोथ फेज। ये लॉन्ग ड्यूरेशन 12 to 13 ईयर्स। One of the diploid oogonia undergoes growth, increasing in cytoplasm and accumulation of yolk and transform to enlarged oogonia called primary oocyte diploid. अब देखो ग्रोथ फेज में क्या होता है, ये एक लंबा ड्यूरेशन होता है 12 से 13 साल का, जिसमें डिप्लॉयड oogonia ग्रोथ करती है और अपने साइटोप्लाज्म को बढ़ाती है और एक्यूमुलेशन करती है योग का, और ट्रांसफॉर्म करती है एनलार्ज oogonia में, मतलब उसका चेंजेस करती है एनलार्ज oogonia में। और जब उसका एनलार्जमेंट हो जाता है तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी oocyte, डिप्लॉयड ही होता है। ये हम यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये ग्रोथ फेज है, एनलार्जमेंट हो रहा है। अदर oogonia फॉर्म अ सिंगल लेयर्ड फॉलिकुलर एपिथेलियम। कुछ दूसरे जो oogonia होते हैं वो एक सिंगल लेयर को फॉर्म करते हैं, जैसे फॉलिकुलर एपिथेलियम कहा जाता है, पी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल इन्हें कहा जाता है। प्राइमरी फॉलिकल सराउंडेड बाय मोर ग्रेन्युलोसल सेल। जब प्राइमरी फॉलिकल के आसपास बहुत सारे ग्रेन्युलोसल सेल आकर अरेंज हो जाते हैं तो उसे सेकेंडरी फॉलिकल कहते हैं। फिर सेकेंडरी फॉलिकल फ्लूइड फील्ड एंट्रल कैविटी, उनके अंदर एक कैविटी फॉर्म होती है जिसे एंट्रियम कहा जाता है। तो जब उसके अंदर कैविटी फॉर्म हो जाती है टर्शरी फॉलिकल के अंदर तो वो कहलाते हैं सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर जब कैविटी फॉर्म हो जाती है एंट्रियम, तो अब कैविटी फॉर्म होने के बाद में उसे टर्शरी फॉलिकल कहा जाता है। टर्शरी फॉलिकल को हम ग्रेफियन फॉलिकल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट मैचुरेशन फेज। मैचुरेशन फेज ये वाला फेज होता है। मैचुरेशन फेज अ फुली ग्रो प्राइमरी oocyte diploid undergoes the first meiotic division result in the formation of 2 unequal size haploid cell। अब क्या होता है कि जो फुली ग्रो जो प्राइमरी oocyte होता है डिप्लॉयड, उसके अंदर और मियोटिक डिवीज़न होना वापस स्टार्ट होता है जब वो पुबर्टी कंडीशन में आ जाती है। तो उस टाइम पर उसमें डिवीज़न होता है, जो इनकम्प्लीट डिवीज़न होता है, मियोटिक डिवीज़न, वो कंप्लीट होता है यहाँ पर आकर, और 2 अनइक्वल साइज़ की हेप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है, एक पोलर बॉडी और दूसरा सेकेंडरी oocyte। द लार्ज सेकेंडरी oocyte एंड स्मॉल पोलोसाइट या पोलर बॉडी। एक बड़ी वाली जो है वो पोलर सेकेंडरी oocyte कहलाती है, और जो छोटी होती है सेल वो पोलोसाइट या पोलर बॉडी कहलाती है। द सेकेंडरी oocyte अंडरगो सेकेंड मियोटिक डिवीज़न टू फॉर्म अ लार्ज ओटिड ओवम एंड अ स्मॉल 2 पोलर बॉडी। अब क्या करता है, जो सेकेंडरी oocyte जो होता है वो सेकेंड मियोटिक डिवीज़न करता है और एक लार्ज ओटिड को फॉर्म करता है, और उसके साथ में एक पोलर बॉडी का फॉर्मेशन करता है। उसके साथ में अगर हम बात करें कि जो एक और पोलर बॉडी होती है वो भी डिवीज़न करती है, और 2 पोलर बॉडी का और फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। तो 2 पोलर बॉडी और बनती है अगले डिवीज़न में, और एक ओटिड या ओवम का फॉर्मेशन होता है। सेकेंडरी oocyte फॉर्म्स न्यू मेम्ब्रेन जोना पेलोसिडा। जो सेकेंडरी oocyte होते हैं वो एक मेम्ब्रेन को फॉर्म करते हैं अपने आसपास, जिन्हें हम जोना पेलोसिडा कहते हैं। अब
जब ये ज़ोना पेलोसिडा बनता है तो हम उसे जो स्ट्रक्चर होता है पूरा स्ट्रक्चर उसको हम ग्रेफियन फॉलिकल्स भी कहते हैं। तो ये ज़ोना पेलोसिडा लेयर अभी ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर ही बनती है। द फर्स्ट पोलर बॉडी ऑल्सो अंडरगोज इक्वल डिवीजन टू प्रोड्यूस टू सेल। अब ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी ये वाला जो है ये फर्स्ट पोलर बॉडी है, ये फर्स्ट पोलर बॉडी के अंदर वापस डिवीज़न होता है। यहाँ पर 2 इक्वल हेप्लॉइड सेल बनती है जिन्हें हम कहते हैं टर्शरी पोलर बॉडी, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अब जो प्राइमरी पोलर बॉडी है ये मतलब फर्स्ट पोलर बॉडी है, ये सेकेंड पोलर बॉडी है, और ये अब जो अगली पोलर बॉडी बनेगी वो थर्ड पोलर बॉडी बनेगी। तो यहाँ पर टोटल एज ए रिजल्ट 3 पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होगा और एक ओवम का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा oogenesis के रिजल्ट में। तो ये यहाँ पर oogenesis कंप्लीट होता है। Thus during oogenesis 4 cells are produced। यहाँ पर जो oogenesis का रिजल्ट है 4 सेल्स वहाँ पर बनेगी, उनमें से among them 1 is the functional otid and 3 are नॉन फंक्शनल पोलर बॉडी। उनमें से एक जो है वो फंक्शनल होगी और 3 जो है वो नॉन फंक्शनल होगी। एक जो फंक्शनल होती है उसे ओटिड कहा जाता है, जो नॉन फंक्शनल होती है उन्हें पोलर बॉडी कहा जाता है। द ओटिड विद वेरी लिटल चेंज बिकम्स एन ओवम। ओटिड के अंदर थोड़े बहुत माइनर चेंजेस उसमें होते हैं और वो ओवम में कन्वर्ट हो जाता है। ये पूरी प्रोसेस है, यहाँ पर ओवरी के अंदर ये प्रोसेस होती है oogenesis की प्रोसेस, जिसमें ओवम का फॉर्मेशन होता है। आगे हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल? मेंस्ट्रुअल साइकिल रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ फीमेल प्राइमेट्स इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। रिप्रोडक्टिव साइकिल जो होता है फीमेल प्राइमेट्स के अंदर उन्हें हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। मेंस्ट्रुएशन इज द टर्म गिवन टू द पीरियोडिक डिस्चार्ज ऑफ ब्लड, टिश्यू, फ्लूइड एंड म्यूकस फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ सेक्सुअली मेच्योर फीमेल। सेक्सुअली मेच्योर फीमेल जो होती है उसके अंदर क्या होता है कि पीरियोडिक डिस्चार्ज होता है ब्लड का, टिश्यू का, फ्लूइड का या म्यूकस का। जब वो सेक्सुअली मेच्योर हो जाती है तो सेक्सुअली मेच्योर फीमेल के अंदर जब ब्लड, टिश्यू, फ्लूइड या म्यूकस का डिस्चार्ज होता है तो उस टाइम पर उनके अंदर एक साइक्लिकल इवेंट ओकर होता है जिसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। The flow usually lasts from 3 to 6 days each month and is caused by a sudden reduction in the hormone estrogen and progesterone। अब जो मेंस्ट्रुएशन होता है, मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है, जनरली फ्लो होता है ब्लड का या टिश्यू का, म्यूकस का 3 से 6 दिनों में, हर एक मंथ के पीरियोडिक डिस्चार्ज ये होता है। और इसमें जनरली ये क्यों होता है, क्योंकि जब पूरे मंथ में जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल जब डिक्रीज़ हो जाता है, सडनली रिड्यूस हो जाता है, तो रिड्यूस होने के दौरान क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन होता है फीमेल के अंदर, ब्लड फ्लोइंग होती है, तो वो हार्मोन के डिक्रीज़ होने की वजह से होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अब ऐसा क्यों होता है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के डिक्रीज़ होने की वजह से मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है फीमेल के अंदर? तो ऐसा इसलिए होता है कि जो यूट्रस की जो वॉल होती है, यूट्रस की वॉल होती है इंटरनल वॉल, जिसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियम वॉल। उस एंडोमेट्रियम वॉल को एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन प्रिपेयर करते हैं। तो जब इनका लेवल डिक्रीज़ हो जाता है तो वो टूटने लग जाती है। तो जब वो टूटती है तो उस कंडीशन में उसके टूटने की वजह से फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल में 3 से 6 दिनों या 3 से 4 दिनों में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। द मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस व्हेन अ फीमेल रीच द एज ऑफ पुबर्टी। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है जब पुबर्टी स्टार्ट होती है फीमेल के अंदर। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट पुबर्टी इज कॉल्ड मेनार्च। पुबर्टी की स्टेज में
फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जब पुबर्टी स्टार्ट होती है तो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन फीमेल के अंदर होता है, उसे हम मेनार्च कहते हैं। ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल द यूट्रस एंडोमेट्रियम प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ अ फर्टिलाइज एग। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट ओकर द यूट्रस लाइनिंग इज शेड फ्रॉम द बॉडी। अब क्या होता है कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब पूरा साइकिल जो होता है साइक्लिक इवेंट, उस साइक्लिक इवेंट में क्या होता है कि यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम वॉल जो है वो इटसेल्फ प्रिपेयर होती है इम्प्लांटेशन के लिए। अगर एग का फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइज होने के बाद में एग का इम्प्लांटेशन यूट्रस की वॉल में होता है, मतलब 270 डेज तक उसका मतलब डेवलपमेंट होगा वो यूट्रस के अंदर ही होगा इम्प्लांट होने के बाद में, यानी कि वो एम्बेडेड हो जाता है यूट्रस की इंटरनल वॉल से, जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। तो उसका प्रिपरेशन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। इफ़ फर्टिलाइजेशन डज नॉट ओकर द यूट्रस लाइनिंग इज शेड फ्रॉम द बॉडी। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो उस कंडीशन में जो यूट्रस की लाइनिंग है वो वापस टूट जाती है और टूटकर मेंस्ट्रुअल फ्लो को ओकर करती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीटेड एट एन एवरेज इंटरवल ऑफ 28 डेज। और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट होता है हर एक एवरेज इंटरवल में 28 डेज में ये वापस रिपीट होता है। एन ओवम इज रिलीज इन द मिडल यूजुअली 14 डेज ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक ओवम या एक एग रिलीज होता है इसके बीच में, यानी कि 14 दिन में एक एग मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान रिलीज होता है। Menstrual cycle has following phases. The cycle can be divided into 4 phases. Menstrual cycle के अंदर नीचे दिए हुए हैं phases प्रेजेंट होते हैं, तो ये 4 phases में डिवाइडेड है। पहला menstrual phase जिसे ब्लीडिंग पीरियड कहते हैं। सेकेंड फेज फॉलिक्यूलर फेज या बिफोर द एग इज रिलीज, जब एग रिलीज होता है उससे पहले का फेज होता है फॉलिक्यूलर फेज। थर्ड फेज होता है ओवुलेटरी फेज जिसमें एग रिलीज होता है, ओवुलेशन होता है 14 डेज में। और लास्ट फेज होता है ल्यूटियल फेज आफ्टर रिलीज ऑफ द एग के रिलीज होने के बाद का पीरियड ल्यूटियल फेज कहलाता है। देखिए यहाँ से हम देखते हैं ये पहला फेज है, ये आपको रेड कलर का या पिंक कलर का यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये मेंस्ट्रुएशन फेज है। 1 to 5 डेज़ में जनरली ये होता है, वैसे 6 to 7 डेज़ भी किसी किसी में होता है ऐसा। देन ग्रीन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये फॉलिकुलर फेज़ है। देन फॉलिकुलर फेज़ के बाद में ओवुलेटरी फेज़ आता है, ये ओवुलेटरी फेज़ है। और लास्ट है ल्यूटियल फेज़ जिसके अंदर कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है। ये पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या क्या, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एंडोमेट्रियम वॉल जो होती है यूट्रस की उसमें क्या चेंजेस होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या होता है उस दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, यानी कि ओवेरियन हार्मोन्स का क्या लेवल होगा और ओवेरियन इवेंट्स यहाँ पर कौन से होंगे। और सबसे ऊपर हम देखते हैं पिट्यूटरी हार्मोन्स का लेवल क्या रहेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहली स्टेज में हम चलते हैं मेंस्ट्रुएशन वाले फेज़ में। पहला फेज़ है मेंस्ट्रुएशन फेज़। तो मेंस्ट्रुएशन फेज़ होता है 1 to 5 डेज़ का। स्टार्टिंग के 1 to 5 डेज़ की हम बात करेंगे मेंस्ट्रुएशन फेज़। तो मेंस्ट्रुएशन फेज़ में मेंसेस होता है, आपको यहाँ पर ब्लड फ्लो होता हुआ दिखाई दे रहा होगा, ये मेंसेस है। तो जो यूट्राइन वॉल जो होती है, यूट्राइन इवेंट में हम देखेंगे यूट्राइन वॉल यहाँ पर मेंसेस के दौरान डिक्रीज़ हो रही है। जब ब्लड की फ्लोइंग हो रही है तो यहाँ पर आपको डिक्रीज़ होती हुई दिखाई दे रही होगी। 1 से 5 दिनों 7 दिनों में ये जो वॉल है ये डिक्रीज़ होती है। तो मेंस्ट्रुएशन में मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है और मेंस्ट्रुअल फ्लो होने के साथ में पहले अपन यूट्राइन वॉल को ही समझ लेते हैं। पहले 1 से 5 दिनों में मेंस्ट्रुएशन के दौरान मेंसेस होता है और मेंस्ट्रुएशन होता है। और उस मेंस्ट्रुएशन में ब्लड फ्लोइंग के दौरान जो एंडोमेट्रियम वॉल होती है, यूट्राइन वॉल, वो डिक्रीज़ होती है। फिर 8 से 13 दिनों के बीच में क्या होता है, वो वापस से बनना स्टार्ट होती है, वो फॉलिकुलर फेज़ में चली जाती है, जिसे हम प्रोलिफेरेटिव फेज़ कहते हैं। मतलब वापस जो ये टूटी हुई जो वॉल है ये वापस बनना स्टार्ट होती है यहाँ पर। और फिर हम आगे चलते हैं
15 to 23 डेज़ में ये ल्यूटियल फेज़ स्टार्ट होता है। ये सेक्रेटरी फेज़ होता है जिसमें ये जो वॉल है पूरी तरह से बनकर कंप्लीट हो जाती है। फिर 25 से 28 दिन में ये वापस डिक्रीज़ होना स्टार्ट होती है। अब ऐसा क्यों होता है हम देखेंगे इसको कि जब ये मेंसेस होता है तो मेंसेस के दौरान जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का जो लेवल होता है वो स्टेबल होता है, मतलब यहाँ पर ज़्यादा इंक्रीमेंट इनमें अपने को दिखाई नहीं देता है। मतलब यहाँ पर धीरे धीरे ये बढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं, मतलब 1 से 7, 8, 9 दिनों के बाद में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता है। एस्ट्रोजन जो है वो 14 डेज़ में बहुत ज़्यादा हाई पिक पे होता है, 13 डेज़ में ये हाई पिक पे होता है और फिर वापस ये डिक्रीज़ होता है। एस्ट्रोजन का लेवल 15 से 21 दिनों में इसका लेवल डिक्रीज़ होता है। फिर 21 दिनों के बाद में 21 से 27 दिनों तक 28 दिनों तक ये वापस इंक्रीज़ होता है और 27 से 28 दिनों के बाद में वह वापस डिक्रीज़ होने लग जाता है। प्रोजेस्टेरोन का लेवल स्टार्टिंग में स्टेबल होता है, धीरे धीरे बढ़ता है और आफ्टर 14 डेज़ मतलब ओवुलेशन के बाद में इसका लेवल इंक्रीज़ होता है और इंक्रीज़ होने के बाद में ये वापस जब मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी 25 से 28 दिनों में यानी कि 25 से 28 डेज़ में ये वापस डिक्रीज़ होने लग जाता है। यहाँ पर ओवेरियन इवेंट के अंदर हम देखेंगे कि फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं। स्टार्टिंग में ये फॉलिकल्स डेवलप होते हैं, मैच्योर होते हैं, मैच्योर होने के बाद में इसका ओवुलेशन हो जाता है 14 डेज़ में और ओवुलेशन होने के बाद में डेवलप होता है कॉर्पस ल्यूटियम। ग्राफियन फॉलिकल से कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है। फिर वापस में रिग्रेसिंग कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ पर रिग्रेस होने लग जाता है, वापस डीजनरेट हो जाता है। अगर हम पिट्यूटरी हार्मोन लेवल की बात करेंगे तो यहाँ पर FSH और LH की बात करेंगे तो LH की हम पहले बात करते हैं तो LH हार्मोन जो है वो सबसे ज़्यादा हाई पिक पे होता है 13 to 14 डेज़ में, ये सबसे ज़्यादा हाई पिक पर होता है और इसकी हाई पिक पर होने की वजह से ही ओवुलेशन होता है। फिर ये 14 डेज़ के बाद में ये डिक्रीज़ हो जाता है और लास्ट में 28 डेज़ में जाकर ये बिल्कुल डाउन हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है इसका लेवल। FSH मेंस्ट्रुअल फ्लो के दौरान थोड़ा हाई सेक्रेशन इसका होता है, बाद में जब फॉलिकुलर फेज़ आता है तो फॉलिकुलर फेज़ के दौरान इसका लेवल डाउन होता है और फिर 13 डेज़ में इसका लेवल जो है वो इंक्रीज़ होता है। 13 डेज़ के बाद में 15 डेज़ से लेकर आगे 17 डेज़ तक इसका लेवल धीरे धीरे बढ़ता है। फिर 23 से 25, 27 डेज़ तक इंक्रीज़ होता है और फिर 28 डेज़ के बाद में वापस डिक्रीज़ होने लग जाता है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर कौन कौन से मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर चेंजेस होते हैं एंडोमेट्रियम वॉल में, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन के लेवल में और ओवेरियन इवेंट में और पिट्यूटरी हार्मोन में क्या क्या चेंजेस होते हैं, ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे पहले मेंस्ट्रुअल फेज़ की। मेंस्ट्रुअल फेज़ में क्या होता है, ब्लीडिंग पीरियड इसको कहा जाता है। इट इज़ द फर्स्ट फेज़ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल लास्ट फॉर 3 to 5 डेज़। ये फर्स्ट फेज़ होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, ये 3 से 5 दिनों का होता है। ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग एंड ब्लड वेसल ऑकर्स, इट लीड्स टू ब्लीडिंग कम्स आउट थ्रू वेजाइना। इसमें एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है वो टूटती है, ब्लड वेसल्स ऑकर्स होती है इसमें और ब्लीडिंग जो है वो वेजाइना से बाहर आती है। इट ऑकर्स ओनली व्हेन ओवम रिलीज एंड फर्टिलाइज डज नॉट ऑकर। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है उसी कंडीशन में ये जो है ये ब्लीडिंग पीरियड होता है। जब ओवा रिलीज़ होता है और रिलीज़ होकर उसमें जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो उस कंडीशन में मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है या ब्लीडिंग पीरियड होता है। लेक ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज़ द इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, ब्लड फ्लोइंग नहीं होती है तो वो इंडिकेट करता है प्रेगनेंसी, यानी कि जब मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है किसी फीमेल में तो हम समझ लेते हैं कि वो प्रेग्नेंट है या प्रेगनेंसी उसमें है। चलिए आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉलिकुलर फेज़ की। प्रोलिफेरेटिव फेज़ इसको कहा जाता है। ये 1 से 14 दिनों का होता है। मेंस्ट्रुएशन फेज़
फॉलोड बाय फॉलिकुलर फेज। मेंस्ट्रुएशन फेज जो है वो फॉलिकुलर फेज जो है वो मेंस्ट्रुअल फेज के बाद में आता है। प्राइमरी फॉलिकल्स ग्रो, ग्रेफियन फॉलिकल एंड एंडोमेट्रियम रीजनरेट्स। प्राइमरी फॉलिकल से ग्रेफियन फॉलिकल का बनना और एंडोमेट्रियम का वापस से रीजनरेट होना प्रोलिफरेशन कहलाता है। गोनेडोट्रोपिन, पिट्यूटरी हार्मोन, FSH एंड LH इंक्रीज एंड स्टिमुलेट फॉलिकुलर डेवलपमेंट। ये FSH और LH जब गोनेडोट्रोपिन हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से जब रिलीज होते हैं तो ये स्टिमुलेट करते हैं फॉलिकुलर डेवलपमेंट को। दिस इन टर्न इंक्रीज एस्ट्रोजन सेक्रेशन फ्रॉम ग्रोइंग फॉलिकल्स। ये यहाँ पर टर्न होता है कि एस्ट्रोजन का जो लेवल होता है एस्ट्रोजन के सेक्रेशन का वो इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से फॉलिकल्स ग्रो होते हैं। LH एंड FSH अटेन्स पीक इन मिडल ऑफ साइकिल। यहाँ पर LH और FSH एक हाई पीक को अटेंड करते हैं 14 डेज में, मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेक्रेशन में LH और FSH होते हैं 14 डेज में। रैपिड सेक्रेशन ऑफ LH एंड LH सर्ज इंड्यूस ग्रेफियन फॉलिकल टू रैप्चर एंड रिलीज ओवम ओवुलेशन। अब कॉर्पस ल्यूटियम, रैपिड सेक्रेशन होता है LH का, जब बहुत ज़्यादा हाई पीक में वो होती है, बहुत ज़्यादा सेक्रेशन होता है तो उसे LH सर्ज कहा जाता है। ये ग्रेफियन फॉलिकल को क्या करता है, रैप्चर करता है और रैप्चर करके ओवम को वहाँ से रिलीज़ करता है, तो वो प्रोसेस कहलाता है ये ओवुलेशन। तो LH की वजह से LH सर्ज जब होता है, बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सेक्रेट होता है, तो उस कंडीशन में ओवुलेशन होता है और ओवुलेशन होने के बाद में कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन वहाँ पर होता है ग्रेफियन फॉलिकल से। अब हम बात करते हैं ल्यूटियल फेज़ की। ल्यूटियल फेज़ में क्या होता है, ये सेक्रेटरी फेज़ भी वैसे होता है, इसको सेक्रेटरी फेज़ भी कहते हैं। दिस फेज़ बिगिन आफ्टर ओवुलेशन। ये आफ्टर ओवुलेशन स्टार्ट होता है। रैप्चर ग्रेफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। जो रैप्चर ग्रेफियन फॉलिकल जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, उसमें चेंजेस हो जाते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम में वो कन्वर्ट हो जाता है। इट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन। ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन को सेक्रेट करता है। प्रोजेस्टेरोन एक हार्मोन है, एसेंशियल टू मेंटेन एंड प्रोलिफरेट एंडोमेट्रियम, और ये ज़रूरी होता है जो एंडोमेट्रियम वॉल जो होती है उसके प्रोलिफरेशन में, उसके बनाने में ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंडोमेट्रियम नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। ये एंडोमेट्रियम वॉल जो होती है ये इम्प्लांटेशन में हेल्प करती है, जो फर्टिलाइज्ड एग होता है और ओवम होता है। एंड डज नॉट शेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और ये प्रेगनेंसी के दौरान शेडेड नहीं होती है। इफ फर्टिलाइजेशन ओकर कॉर्पस ल्यूटियम ग्रोज फर्दर एंड प्रेगनेंसी कंटिन्यूस मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉपस। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो ग्रो हो जाता है, एंड ग्रो होने के बाद में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो स्टॉप हो जाता है और प्रेगनेंसी वहाँ से कंटिन्यू हो जाती है। मीन्स जब फर्टिलाइजेशन होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है, जब मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो उस कंडीशन में कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है। लेकिन अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद में कॉर्पस ल्यूटियम और ज़्यादा ग्रो होता है, और जब वो ग्रो होता है तो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टॉप कर देता है। इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ग्रेफियन फॉलिकल ट्रांसफर टू येलो बॉडीज कॉर्पस ल्यूटियम। ग्रेफियन फॉलिकल क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाता है, येलो बॉडी कॉर्पस ल्यूटियम में वो चेंज हो जाता है। प्रोजेस्टेरोन लेवल डिक्रीजेस, और उस कंडीशन में क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन लेवल डिक्रीज होता है, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है और कॉर्पस एब्लिकेन फॉर्म हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम से। डिक्रीजेज इन प्रोजेस्टेरोन लीड्स टू मेंस्ट्रुएशन। प्रोजेस्टेरोन का लेवल यहाँ पर डिक्रीज हो जाता है और मेंस्ट्रुएशन फ्लो होता है। मतलब कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल जब भी डिक्रीज होगा एंडोमेट्रियम वॉल वापस टूटना स्टार्ट हो जाएगी मेंस्ट्रुअल फ्लो के दौरान। तो प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, प्रोलिफरेशन में हेल्प करता है, इस वजह से मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो है प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज हो जाने की वजह से मेंस्ट्रुएशन होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल केसेस एट 50 ईयर्स मेनोपॉज केसेस
एट 50 ईयर्स मेनोपॉज। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है तो उस कंडीशन को हम मेनोपॉज कहते हैं। वो कब होता है? 50 ईयर्स में। वैसे तो ये 45 से 52 ईयर्स तक होता है, मेनोपॉज कंडीशन डेवलप होती है फीमेल के अंदर। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एंड एक्सटेंड बिटवीन मेनार्च एंड मेनोपॉज। ये साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन जो होता है ये इंडिकेटर होता है नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज का, जो कि एक्सटेंड करता है मेनार्च और मेनोपॉज को। मतलब कि उनको बताता है कि मेनार्च और मेनोपॉज स्टेज जो है फीमेल के अंदर स्टार्ट हो गई है या स्टॉप हो गई है। मेनार्च मतलब कि मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होना और मेनोपॉज बंद होना, यानी कि ये एक साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन को बताता है। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक इंडिकेटर की तरह होता है जो कि किसी फीमेल के अंदर मेनार्च और मेनोपॉज को बताता है। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट इवेंट, मेन इवेंट, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन के अंदर क्या होता है? ड्यूरिंग कॉपुलेशन कोइटस सीमन इज रिलीज्ड बाय द पेनिस इनटू द वेजाइना इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। जब कोइटस होता है, मेल फीमेल के बीच में कोइटस या कॉपुलेशन होता है, तो सीमेन रिलीज होता है फीमेल की बॉडी में मेल के पेनिस से, मतलब कि मेल के पेनिस से फीमेल की वेजाइना में सीमेन रिलीज होता है। और जब ये सीमेन रिलीज होता है तो उसे हम इंसेमिनेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को इंसेमिनेशन कहा जाता है। द मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली पास थ्रू द सर्विक्स, इंटर इनटू द यूट्रस एंड फाइनली रीच द जंक्शन ऑफ इंस्थमस एंड एम्पुला, एम्पुलरी स्टमिक जंक्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। अब क्या होता है, जब इंसेमिनेशन हो जाता है तो इंसेमिनेशन होने के बाद में जो मोटाइल स्पर्म जो होते हैं, मोटाइल स्पर्म वो स्विम करते जाते हैं रैपिडली और पास करते हैं सर्विक्स से यूट्रस, यूट्रस से फाइनली वो एम्पुला स्टमस जंक्शन पे चले जाते हैं और वहाँ पर ये ओवम के प्रेजेंट होने पर ओवा के साथ में फ्यूज़ होते हैं। मतलब कि एम्पुलरी स्टमस जंक्शन पे चले जाते हैं जो कि फैलोपियन ट्यूब का पार्ट होता है। फर्टिलाइजेशन, इफ द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड, मतलब जब फ्यूज़न होता है ओवम और स्पर्म का, तो उस टाइम पर क्या होता है कि दोनों के जो जेनेटिक मटेरियल है वो आपस में मिलते हैं, तो उसे हम फ्यूज़न कहते हैं। तो वो प्रोसेस कहलाती है फर्टिलाइजेशन। तो इफ़ द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी स्टमस जंक्शन, ये ट्रांसपोर्ट होते हैं एम्पुलरी स्टमस जंक्शन पर, और एम्पुलरी स्टमस जंक्शन पर आने के बाद में इनमें क्या होता है, फ्यूज़न होता है, और फ्यूज़न होने के बाद में दोनों के जेनेटिक मटेरियल आपस में मिलते हैं, तो उसे फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ फ्यूज़न ऑफ अ स्पर्म विथ ओवम इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। स्पर्म का ओवम के साथ में फ्यूज़न होना ही फर्टिलाइजेशन कहलाता है। स्पर्म contact with zona pellucida of ovum and include changes in membrane that blocks entry of the sperm, other sperm। अब क्या होता है कि जब कोई भी एक स्पर्म जब कांटेक्ट करता है किससे, ओवम की जोना पेलुसिडा लेयर से, और उसको जैसे ही रेप्चर करता है जोना पेलुसिडा लेयर को, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जोना पेलुसिडा लेयर है, ये ग्रीन कलर की आपको दिखाई दे रही। तो ये एक स्पर्म जैसे ही इसके अंदर इंटर करता है तो इसके अंदर कुछ चेंजेस हो जाते हैं, एकदम से कुछ सडनली चेंजेस होते हैं इसकी वॉल में, और ये ब्लॉक कर देता है दूसरे स्पर्म को अंदर आने से। मतलब दूसरे स्पर्म अंदर नहीं आ सकते हैं, बाहर ही कुछ ऐसे सब्सटेंस को ये रिलीज़ करता है जिसकी वजह से सारे जो बाहर अटैक करने वाले जो स्पर्म होते हैं वो सारे डीजनरेट हो जाते हैं। एक्रोसोम ऑफ स्पर्म सेक्रेट लाइटिक एंजाइम हाइलोरुनिडेज helps in penetration into the ovum cytoplasm through zona pellucida and plasma membrane। एक्रोसोम जो होता है स्पर्म का वो सेक्रेट करता है लाइटिक एंजाइम हाइलोरुनिडेज को, जो कि हेल्प करता है पेनिट्रेशन में, ओवम के पेनिट्रेशन में, और जोना पेलुसिडा और मेम्ब्रेन को तोड़ने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये एंजाइम, लाइटिक एंजाइम।
meiotic division of secondary oocyte after sperm enter plasma membrane of the ovum। meiotic division होता है अब सेकेंडरी oocyte के अंदर। meiotic division जब सेकेंडरी oocyte में होता है तो कब होता है, जब स्पर्म इंटर हो जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, ओवम के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जब ये इंटर हो जाता है तो उसमें क्या होने लग जाता है, सेकेंडरी oocyte के अंदर meiotic डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है। जब सेकेंड meiotic डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है तो सेकेंड पोलर बॉडी एंड ओवम, अब जब स्पर्म और ओवा का जब फ्यूज़न होता है तो जो स्पर्म होता है, स्पर्म का केवल हेड वाला पार्ट ही ओवम के अंदर इंटर होता है। जो टेल वाला पार्ट है वो कटकर यहीं बाहर रह जाता है और जो हेड वाला पार्ट है वो इसके अंदर इंटर हो जाता है और इसके जेनेटिक मटेरियल से ओवा के जेनेटिक मटेरियल का फ्यूज़न यहाँ पर होता है, यानी कि ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस यहाँ पर होती है। तो न्यूक्लियस और ओवम प्लस स्पर्म, जब स्पर्म और ओवा का न्यूक्लियस फॉर्म होता है, मतलब फ्यूज़न होता है दोनों का, तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और जब जाइगोट फॉर्म होगा तो ये जाइगोट जब फॉर्म होता है तो यहाँ पर इस जाइगोट के अंदर डिसाइड हो जाता है बेबी का क्या सेक्स होगा, बेबी जो है वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो यहाँ पर सेक्स भी डिसाइड होता है, सेक्स ऑफ बेबी डिसाइडेड दिस स्टेज। इस स्टेज में जाइगोट का जब फॉर्मेशन होता है तो उस दौरान बेबी का सेक्स भी डिसाइड होता है। फ्यूज़न ऑफ स्पर्म एंड ओवम, ये वही प्रोसेस है, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। ये इस तरीके से अटैक होता है सारे स्पर्म का। ये यहाँ पर जैसे ही अटैक होता है ये बाकी के जो स्पर्म है ये सबसे पहले यदि एंट्री करता है तो ये बाकी के जो स्पर्म है ये सारे बाहर ही डिजनरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट, ये फर्टिलाइजेशन एंड पैसेज ऑफ ग्रोइंग एम्ब्रियो थ्रू फैलोपियन ट्यूब, ये पूरा इवेंट है। ये ओवरी है, ओवरी के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, मैच्योर फॉलिकल होता है और ओवुलेशन होता है। जैसे ही ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन से आगे सेकेंडरी oocyte फॉर्म होता है। सेकेंडरी oocyte से फिर आगे हम बात करेंगे यहाँ पर स्पर्म सेल और ओवा सेल जो है, इसका यहाँ पर आपको मैग्नीफाइंग स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर फ्यूज़न होता है दोनों का। जैसे ही फ्यूज़न होता है दोनों का न्यूक्लियस आपस में मिलता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और जाइगोट का फॉर्मेशन होने के बाद में इसके अंदर डिवीज़न होना स्टार्ट हो जाता है, माइटोटिक डिवीज़न होना इसके अंदर स्टार्ट हो जाता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 सेल जब बन जाती है इसके अंदर, तो ये 16 सेल स्टेज मोरूला स्टेज कहलाती है। तो यहाँ जाइगोट से जब इसके अंदर डिवीज़न स्टार्ट होता है तो इसे हम क्लीवेज कहते हैं। और जब मोरूला स्टेज यहाँ पर डेवलप होती है तो ये अभी फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस में पहुँच चुका होता है लगभग। और जब ये यूट्रस के अंदर पहुँच जाता है तो इस मोरूला स्टेज में और डेवलपमेंट होता है और इनके अंदर एक कैविटी फॉर्म होती है जिसे सिस्ट कहा जाता है, या ये जो स्ट्रक्चर होता है इसे ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। फिर ये जो ब्लास्टोसिस्ट होता है ये इस जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल है, इस एंडोमेट्रियम वॉल से क्या हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है। मतलब यहाँ पर 16 से यहाँ पर 32 सेल्स में इसमें ब्लास्टोसिस्ट डेवलप हो जाएगी और 32 से 64 सेल में ये इम्प्लांट हो जाएगा। और जब इसके अंदर 64 सेल्स फॉर्म हो जाएगी तो हम इसको एक एम्ब्रियो कहेंगे। जो इम्प्लांटेड ब्लास्टोसिस्ट होता है वो एक एम्ब्रियो की तरह होता है। और अब यहाँ पर जब ये इम्प्लांट हो जाता है तो 270 डेज़ तक इसका डेवलपमेंट यहीं पर होता है, मतलब 9 मंथ के लिए इसका डेवलपमेंट यहीं पर होता है। ये पूरी प्रोसेस फर्टिलाइजेशन कहलाती है और यहाँ पर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद का इवेंट है। फर्टिलाइजेशन के बाद का इवेंट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है। इस पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यूट्रस के अंदर होता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन। सो व्हाट इज़ द सेक्स डिटर्मिनेशन? सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में हम अब पढ़ेंगे। सेक्स ऑफ अ बेबी इज डिटरमाइंड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन एंड इन द जाइगोट।
सेक्स जो है वो डिटरमाइन हो जाता है जब फर्टिलाइजेशन होता है उसी टाइम पर, और जो जब जाइगोट बनता है, मेल फीमेल के गैमेट का फ्यूज़न होता है, उसी टाइम पर जो है सेक्स डिसाइड हो जाता है कि जो ऑफ स्प्रिंग बनने वाली है, जो जाइगोट बन रहा है, उसका सेक्स क्या होगा, मीन्स वो मेल होगा आने वाली ऑफ स्प्रिंग या फीमेल होगी। सेक्स इज डिटरमाइंड बाय द सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट इन जाइगोट। सेक्स डिटरमाइन होता है जो जाइगोट में सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से सेक्स डिसाइड होता है, जो आने वाली ऑफ स्प्रिंग है उसका सेक्स क्या होगा। ह्यूमन कंटेन्स 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, ऑटोसोम एंड सेक्स क्रोमोसोम। ह्यूमन 2 टाइप के सेट के क्रोमोसोम को कंटेन करता है, ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम को। सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमन फीमेल इज XX एंड मेल XY। सेक्स क्रोमोसोम फीमेल के अंदर XX टाइप के होते हैं और मेल के अंदर XY टाइप के। All the female gametes ova produce has 22 autosomes and only X chromosome। अब जो फीमेल का जो गैमेट होता है ओवा, उसमें 22 ऑटोसोम होते हैं और एक X क्रोमोसोम उसमें प्रेजेंट होता है। स्पर्म प्रोड्यूस बाय मेल 50% हैज़ 22 ऑटोसोम विथ X एंड 50% हैज़ 22 ऑटोसोम विथ Y क्रोमोसोम। अब जो स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, जो मेल के स्पर्म जो गैमेट होते हैं, मेल गैमेट, वो 50% तो 22 ऑटोसोम और X क्रोमोसोम वाले होते हैं और 50% 22 ऑटोसोम और Y क्रोमोसोम वाले होते हैं। मीन्स यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो आने वाली ऑफ स्प्रिंग है उसका जो सेक्स होगा वो कौन डिसाइड करेगा। मेल का जो सेक्स क्रोमोसोम होता है XY, वो लास्ट वाली जो पेयर होती है वो डिसाइड करती है। वैसे हमारी बॉडी के अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम यानी 23 पेयर्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। उसमें से 22 पेयर्स तो ऑटोसोम्स होते हैं जो कि मेल और फीमेल में सिमिलर होते हैं, बट जो लास्ट वाली जो 23 नंबर की पेयर होती है उसमें मेल और फीमेल के जो क्रोमोसोम का जो पेयर होता है वो डिफरेंट होता है। फीमेल के अंदर सिमिलर होता है, जैसे ऑटोसोम होते हैं वैसे वैसे XX टाइप का सेक्स क्रोमोसोम लास्ट पेयर प्रेजेंट होता है, बट मेल में ये डिफरेंट होता है, XY टाइप का होता है। तो यहाँ पर सेक्स ऑफ स्प्रिंग का डिसाइड करता है मेल, XY सेक्स क्रोमोसोम डिसाइड करता है। The fusion of sperm with Y chromosome with ovum X result in the male baby XY and fusion of sperm with X chromosome with ovum X result in female baby XX। अब देखिए यहाँ पर जब भी मेल का जो स्पर्म होता है Y क्रोमोसोम वाला, वो जब ओवम X क्रोमोसोम वाले ओवम से जब मिलता है तो जो बेबी बनता है वो XY टाइप का होगा। मतलब कि जो बेबी बनेगा, ऑफ स्प्रिंग बनेगा, या हम कह सकते हैं जो जाइगोट बनेगा वो XY टाइप का बनेगा। जब वो XY टाइप का बनेगा तो जो ऑफ स्प्रिंग आएगी वो मेल होगी। और जब स्पर्म के X क्रोमोसोम का फ्यूज़न ओवम के X क्रोमोसोम से फ्यूज़न होता है तो क्या होता है कि जो पेयर बनता है, जो जाइगोट बनता है वो XX टाइप का बनेगा, यानी कि जो ऑफस्प्रिंग बनेगी वो फीमेल बेबी होगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 50-50% चांसेस होते हैं, मतलब कि 50% चांसेस मेल बेबी होने के होते हैं और 50% गर्ल बेबी होने के चांसेस बनते हैं। जाइगोट कैरिंग XX क्रोमोसोम डेवलप इनटू फीमेल एंड विथ XY क्रोमोसोम डेवलप इनटू मेल। जैसा कि हमने बताया XX पेयर हमेशा फीमेल को डिनोट करेगा और XY मेल को डिनोट करेगा, यानी XY वाला पेयर हमेशा, XY वाला जाइगोट जब भी बनेगा तब मेल बेबी का बर्थ होगा, और जब XX टाइप का जब जाइगोट बनेगा तब फीमेल बेबी का
बर्थ होगा। अब यहाँ पर हम इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, डायग्राम में ये जो सिंबल है, ये सिंबल हमेशा मेल गैमेट के लिए यूज़ किया जाता है और ये सिंबल जो है ये फीमेल गैमेट के लिए यूज़ किया जाता है। अब जो हमारी बॉडी है उसमें टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है 44। तो ये जो 44 है, ये 44 है ऑटोसोम प्लस XY, तो 45X और 46Y। तो यहाँ पर टोटल हम कह सकते हैं कि 23 पेयर्स या 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट है मेल के अंदर। अब फीमेल के अंदर हम बात करते हैं 44 प्लस XX, मतलब कि 44 ऑटोसोम्स और XX ये सेक्स क्रोमोसोम। तो यहाँ पर भी 46 क्रोमोसोम यानी 23 पेयर्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अब जब इस मेल गैमेट और इस फीमेल गैमेट का आपस में फ्यूज़न होता है, तो जब फ्यूज़न होता है तो उस दौरान क्या होता है कि जो मेल गैमेट जो है, वो मेल गैमेट हमने पहले ही बात की है कि 2 टाइप के वो गैमेट फॉर्म करता है, मतलब कि 22 प्लस X टाइप के स्पर्म भी बनते हैं और 22 प्लस Y टाइप के स्पर्म भी बनते हैं। तो 2 टाइप के यहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, जबकि फीमेल के अंदर दोनों X प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पर एक ही टाइप के गैमेट का फॉर्मेशन होगा 22 प्लस X। जब इस 22 प्लस X मेल के स्पर्म का फ्यूज़न फीमेल के ओवा के 22 प्लस X से इसका फ्यूज़न होगा, तो जो जाइगोट का कॉम्बिनेशन बनेगा वो 44 प्लस XX टाइप का होगा, मतलब कि जो आने वाली ऑफस्प्रिंग है वो फीमेल होगी। यदि मेल का 22 प्लस Y वाला स्पर्म फीमेल के 22 प्लस X के ओवा से मिलता है तो कॉम्बिनेशन बनेगा जाइगोट का 44 प्लस XY। तो आने वाली जो ऑफस्प्रिंग होगी वो होगी मेल बेबी, यानी कि जो जाइगोट बनेगा 44 प्लस XY टाइप का। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 50% फीमेल बेबी होने के चांसेस बनते हैं और 50% मेल बेबी होने के चांसेस बनते हैं। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन 50-50% रहेगी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लीवेज। अब जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है तो जाइगोट में क्लीवेज स्टार्ट होता है। क्लीवेज मतलब उसमें डिवीज़न स्टार्ट होता है। जाइगोट फ्रॉम isthmus oviduct to uterus, mitotic division, first cleavage in first 36 hours। अब जो जाइगोट फॉर्म होता है कहाँ पर? एम्पुला isthmus जंक्शन पर। तो एम्पुला isthmus जंक्शन पर क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, फिर जो जाइगोट होता है वो आगे ट्रांसफ़र होता है isthmus में, जो कि ओविडक्ट का पार्ट होता है, और isthmus से वो कहाँ पर पहुँचता है? यूट्रस के अंदर पहुँचता है। तो उस दौरान उसके अंदर कंटिन्यूसली माइटोटिक डिवीज़न होता रहता है। तो जब उसका फर्स्ट क्लीवेज होता है वो फर्स्ट क्लीवेज 36 हॉर्स में स्टार्ट होता है, मतलब कि 36 घंटों के बाद में उसका फर्स्ट क्लीवेज कंप्लीट होता है। उसके बाद में फर्स्ट क्लीवेज में 2 सेल्स बनती है, फिर 2 से 4 सेल्स, 4 से 8, 8 to 16 डॉटर सेल्स वहाँ पर बन जाते हैं। जब 16 सेल्स फॉर्म हो जाते हैं तो हम उसको कह सकते हैं, उसको एक नाम दे सकते हैं ब्लास्टोमियर्स। मीन्स वो जो सेल्स होती है अंदर की सेल, डॉटर सेल, उन सभी को ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। एम्ब्रियो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स, मोरूला। जब एम्ब्रियो में, मतलब अब एम्ब्रियो बनना स्टार्ट हो गया है, उसमें डिवीज़न या क्लीवेज स्टार्ट हो गया है, तो जब 8 से 16 ब्लास्टोमियर्स यानी कि डॉटर सेल्स उसके अंदर 16 डॉटर सेल्स जब प्रेजेंट होंगी उसे हम मोरूला कहेंगे। मोरूला डिवीज़न कंटिन्यूस होलो बॉल कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट। मोरूला जब कंटिन्यूस डिवीज़न करता है तो वो एक होलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। इस ब्लास्टोसिस्ट के अंदर एक कैविटी फॉर्म हो जाती है और एक वॉल इसके पेरिफेरल फॉर्म हो जाती है जिसे सिस्ट वॉल कहा जाता है, इसलिए इसका नाम ब्लास्टोसिस्ट दिया जाता है। और ब्लास्टो इसलिए कि इसके अंदर ब्लास्टोमियर्स प्रेजेंट होती है। ब्लास्टोमियर से एक बाहर की ओर सिस्ट वॉल का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। द ब्लास्टोमियर्स इन ब्लास्टोसिस्ट अरेंज इनटू 2 layers, an outer layer called trophoblast and an inner cell called inner cell mass।
अब क्या होता है कि जो ब्लास्टोसिस्ट बनता है ब्लास्टोमियर से, तो जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं वो 2 लेयर में अरेंज हो जाते हैं। एक आउटर लेयर जिसे हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, और एक आउटर लेयर जिसे हम ट्रोपोब्लास्ट कहते हैं, और एक इनर लेयर जिसे हम इनर सेल मास कहते हैं। ट्रोपोब्लास्ट सेल्स अटैच टू द एंडोमेट्रियम। जो ट्रोफोब्लास्ट होती है वो अटैच हो जाती है एंडोमेट्रियम वॉल से, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम वॉल होती है उससे अटैच हो जाती है। इट हेल्प्स इन इम्प्लांटेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा। ये हेल्प करता है इम्प्लांटेशन में और डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा में, प्लेसेंटा के डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है। इनर सेल मास गेट डिफ्रेंशिएट इनटू द एम्ब्रियो। जो इनर सेल मास होता है वो डिफ्रेंशिएट होता है और एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। द कंप्लीट अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द यूट्राइन एंडोमेट्रियम इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। अब जो कंप्लीट अटैचमेंट होता है ब्लास्टोसिस्ट का यूट्राइन की एंडोमेट्रियम वॉल से, उसे हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। अब जब इम्प्लांटेशन हो जाता है तो इम्प्लांटेशन के बाद में क्या होता है कि वहीं पर 270 डेज तक जो एम्ब्रियो होता है उसका डेवलपमेंट होता है। तो इस प्रोसेस को हम थोड़ा सा एक रिव्यू ले लेते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं एग एंड स्पर्म दोनों का यहाँ पर फ्यूज़न हो रहा है। ये स्पर्म है और ये एग है, दोनों का फ्यूज़न यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, जाइगोट फॉर्म होता है और जाइगोट फॉर्म होने के बाद में उसके अंदर क्लीवेज स्टार्ट होता है, यानी कि माइटोसिस सेल डिवीज़न यहाँ पर शुरू होता है। ये जाइगोट हमेशा डिप्लॉयड होता है, तो सेल जो इससे में बनती है वो सारी डिप्लॉयड ही बनती है। तो माइटोसिस सेल डिवीज़न इसमें होता है। मोरोला स्टेज बनती है, 8 to 16 सेल्स उसमें फॉर्म होती है। देन फॉर्मेशन ऑफ कैविटी, इसके अंदर एक कैविटी का फॉर्मेशन हम देख पा रहे हैं। ब्लू कलर की कैविटी हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये ब्लू कलर की कैविटी क्या कहलाती है? ब्लास्टोसिस्ट कैविटी कहलाती है। और इसमें 2 लेयर्स यहाँ पर बनती है, एक आउटर लेयर ट्रोपोब्लास्ट और इनर लेयर इनर सेल मास। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये 7 डेज में यूट्रस के अंदर पहुंच जाता है और यूट्रस के अंदर पहुंचने के बाद में ये यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल जो होती है, एंडोमेट्रियम लेयर जो होती है, उसमें जाकर एम्बेडेड हो जाता है। एम्बेडेडिंग इनटू लाइनिंग ऑफ यूट्रस, यूट्रस की लाइनिंग के अंदर एम्बेडेड हो जाता है, वहाँ पर अटैच हो जाता है। हम यहाँ पर एक मैच्योर पूरा ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर हम देख पा रहे हैं। ये ब्लास्टोसिस्ट कैविटी है। आउटर स्ट्रक्चर जो आपको ब्लू कलर के डॉट्स में दिखाई दे रहा है वो ट्रोफोप्लास्ट है और ब्लास्टोसिस्ट कैविटी आपको पर्पल कलर की यहाँ पर दिखाई दे रही है। येलो कलर में जो दिखाई दे रहा है इनर सेल मास है और इसके जो बाहर जो लेयर होती है ट्रोफोब्लास्ट, इसमें एम्ब्रियोनिक पोल होते हैं। इस एम्ब्रियोनिक पोल से ये यहाँ पर अटैच हो जाता है एंडोमेट्रियम वॉल से। जो एंडोमेट्रियम एपिथेलियल होती है यूट्रस की जो इनर वॉल होती है उससे ये अटैच हो जाता है और यहाँ पर 270 डेज तक इसका डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन 270 डेज या 9 मंथ तक यहीं पर इसका डेवलपमेंट होता है। आगे हम बढ़ते हैं प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब जो इम्प्लांटेशन हो जाता है तो इम्प्लांटेशन के बाद में प्रेगनेंसी पीरियड आता है, यानी कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पीरियड आता है। यानी कि अब हम समझ सकते हैं कि जो फीमेल जो होती है उस फीमेल के अंदर प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई है। तो प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले कोरियोनिक विलाई। कोरियोनिक विलाई क्या होते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो कि ट्रोपोब्लास्ट पर प्रेजेंट होते हैं। विलाई सराउंडेड बाय मैटरनल ब्लड एंड यूट्राइन टिश्यू। जो विलाई होते हैं वो मैटरनल ब्लड और यूट्राइन टिश्यू से सराउंडेड होते हैं। विलाई एंड यूट्राइन टिश्यू interdigitated structural and functional unit between fetus and maternal body placenta। अब जो विलाई और यूट्राइन टिश्यू होते हैं ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं फीटस और मैटरनल बॉडी के बीच में, जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। इनर सेल मास, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म डिफरेंट
ऑर्गन्स। अब जो इनर सेल मास होता है वो अपने अंदर डिफ्रेंशिएशन करता है और 3 लेयर्स का फॉर्मेशन करता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म सबसे बाहर वाली, मिडल लेयर मेसोडर्म और सबसे इंटरनल एंडोडर्म। और ये लेयर बाद में डिफ्रेंशिएट होकर आगे और डिफ्रेंशिएशन करके डिफरेंट ऑर्गन्स को फॉर्म करती है। मतलब कि हम कह सकते हैं ये 3 जो लेयर्स होती है, इन तीनों लेयर्स से ही अपनी बॉडी के सारे ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है। अब हम समझ लेते हैं फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा को। प्लेसेंटा का क्या फंक्शन होता है? हेल्प इन न्यूट्रिशन ऑफ द एम्ब्रियो एंड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट लाइक एमिनो एसिड, शुगर, विटामिन फ्रॉम मैटरनल बॉडी टू फीटल ब्लड। ये मैटरनल बॉडी से या मैटरनल ब्लड से फीटस जो होता है उस फीटस को या एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ये ट्रांसपोर्ट करता है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को, जैसे एमिनो एसिड, शुगर, विटामिन्स, इन सभी को मैटरनल ब्लड से फीटल ब्लड में ट्रांसफ़र करता है। अब देखते हैं सेकेंड फंक्शन क्या है। रेस्पिरेशन ऑफ एम्ब्रियो, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू डिफ्यूजन फ्रॉम फीटल ब्लड टू मैटरनल ब्लड, वाइस वर्सा। अब ये रेस्पायरेशन में भी, एम्ब्रियो के रेस्पायरेशन में भी हेल्प करता है। ये गैसेस का एक्सचेंज करता है, जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का थ्रू डिफ्यूजन के थ्रू फीटल ब्लड टू मैटरनल ब्लड। यहाँ पर फीटल ब्लड से मैटरनल ब्लड की ओर ये वाइस वर्सा के थ्रू क्या करता है, गैसेस का एक्सचेंजेस करता है। नेक्स्ट एक्सक्रेशन नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया इनटू मैटरनल ब्लड। जो एक्सक्रेशन की जो प्रोसेस होती है, वेस्ट जो प्रोडक्ट होते हैं बॉडी के अंदर उनको भी बाहर करता है। मतलब जो नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं लाइक यूरिया, इन सभी को ये वेस्ट मटेरियल को मैटरनल ब्लड में ट्रांसफ़र करता है, एम्ब्रियो से मैटरनल ब्लड में। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, HCG एंड ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, HPL। अब जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, अंदरूनी जो ग्लैंड्स होती है, वो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन यानी कि HCG हार्मोन और ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन HPL हार्मोन, इन हार्मोन का सेक्रेशन एंडोक्राइन ग्लैंड करती है। इस दौरान ये सारी ग्लैंड जो है इस तरीके के हार्मोन को सेक्रेट करती है। एंटीबॉडीज, डिप्थीरिया, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स एक्सेट्रा पास टू फीटस फ्रॉम मैटरनल ब्लड। ये एंटीबॉडीज़ वगैरह जो होते हैं डिप्थीरिया के अगेंस्ट, स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट, मीजल्स के अगेंस्ट, इन सभी के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ होते हैं उन सभी को फीटस से मैटरनल ब्लड के अंदर पास किया जाता है। नेक्स्ट है एंटीबॉडीज़। डिप्थीरिया, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स एक्सेट्रा पास टू फीटस फ्रॉम मैटरनल ब्लड। जो एंटीबॉडीज़ होते हैं डिप्थीरिया, स्मॉल पॉक्स और मीजल एक्सेट्रा के अगेंस्ट, उन सभी को पास किया जाता है मैटरनल ब्लड से फीटस की ओर। स्टोर्स ग्लाइकोजन टिल लीवर फॉर्मेशन। ये ग्लाइकोजन को स्टोर करते हैं जब तक लीवर का फॉर्मेशन नहीं हो जाता है। इफ़ेक्टिव बैरियर्स, टॉक्सिक केमिकल्स एंड जर्म्स। यहाँ कुछ इफ़ेक्टिव बैरियर्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे टॉक्सिक केमिकल्स और जर्म्स। जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, जहरीले केमिकल्स, और कुछ जर्म्स भी इफ़ेक्टिव बैरियर बनते हैं प्लेसेंटा के फंक्शन में। नाउ वी कैन सी द ह्यूमन फीटस विद इन द यूट्रस फिगर। ये एक डायग्राम हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये ह्यूमन फीटस है यूट्रस के अंदर, इस तरीके से इसके डेवलपमेंट इसका होता है। ये एम्ब्रियो है, ये यॉक्स है, कैविटी ऑफ यूट्रस, प्लेसेंटल विलाई, अम्बिलिकल कॉर्ड का इससे फॉर्मेशन होता है, जिससे ये न्यूट्रिशन को लेता है, जिसे हम प्लेसेंटा भी आगे कह सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, ये साइड व्यू है। साइड व्यू आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी,
लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी रिलैक्सिन सेक्रेटेड बाय ओवरी। जो लेटर फेज होता है प्रेगनेंसी का, उसमें रिलैक्सिन हार्मोन को सेक्रेट करती है ओवरी। रिलैक्सिन हार्मोन ये डिलीवरी के टाइम पर सेक्रेट होने वाला हार्मोन होता है। HCG, HPL एंड रिलैक्सिन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये तीनों जो हार्मोन होते हैं HCG और HPL और रिलैक्सिन हार्मोन, ये प्रेगनेंसी के दौरान ही सेक्रेट होते हैं। HCG और HPL का फुल फॉर्म मैं पहले आपको बता चुका हूँ। अदर हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन इंक्रीज सेवरल फोल्ड इन मैटरनल ब्लड। अदर हार्मोन्स लाइक ये सारे जो हार्मोन्स हैं, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, ये सभी मैटरनल ब्लड के अंदर इंक्रीज़ हो जाते हैं, इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं। हार्मोन सपोर्टिंग फेटल ब्लड मेटाबॉलिक चेंजेस इन मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। हार्मोन सपोर्ट करते हैं फेटल की ग्रोथ को, मेटाबॉलिक चेंजेस जो मदर के अंदर होते हैं और प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। आफ्टर इम्प्लांटेशन इनर सेल मास डिफ्रेंशिएट आउटर एक्टोडर्म एंड इनर एंडोडर्म एंड मिडल मेसोडर्म सोन अपीयर्स टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। इम्प्लांटेशन के बाद में जो इनर सेल मास होता है वो डिफ्रेंशिएट होता है और आउटर एक्टोडर्म और इनर एंडोडर्म और मिडल मेसोडर्म 3 लेयर्स का फॉर्मेशन करता है और फिर ये 3 लेयर्स जो होती है वो टिश्यू और टिश्यू से ऑर्गन का फॉर्मेशन करती है। इनर सेल मास कंटेन सर्टन सेल्स, स्टेम सेल्स, पोटेंसी टू गिव राइज टू all tissues and organs. Inner cell mass contains certain cells, बहुत सारी सेल्स को ये कंटेन करती है। जैसे स्टेम सेल्स की हम बात करेंगे, स्टेम सेल पोटेंशियल टू गिव राइज टू ऑल टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स। जो ऑल टिश्यूज़ और ऑर्गन्स जो बनते हैं वो स्टेम सेल से ही बनते हैं। तो स्टेम सेल मेन रिस्पॉन्सिबल सेल होती है जिससे सारे टिश्यूज़ और ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है। Pregnancy will last for 9 months divided as 3 trimester. First end of 3rd month, second end of 6th month and third end of 9 month. अब यहाँ पे प्रेगनेंसी जो होती है वो टोटल 9 मंथ की होती है और इसको 3 ट्राइमेस्टर में 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 3 ट्राइमेस्टर में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या क्या डेवलपमेंट होता है आगे हम पढ़ेंगे। फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर होता है ये एंड होता है 3 मंथ में और सेकेंड ट्राइमेस्टर 6 मंथ में कंप्लीट होता है और थर्ड ट्राइमेस्टर जो होता है वो 9 मंथ में कंप्लीट होता है। फर्स्ट मंथ में क्या होता है, एम्ब्रियो हार्ट फॉर्म होता है, एम्ब्रियो का हार्ट फॉर्म होता है। फर्स्ट साइन लिसनिंग हार्ट साउंड थ्रू स्टेथोस्कोप। फर्स्ट साइन इसका हमें मिलता है जो फर्स्ट मंथ में हमको सुनाई देता है हार्ट साउंड स्टेथोस्कोप से अगर हम उसको सुनते हैं। तो सेकेंड मंथ में लिम्स एंड डिजिट्स एंड ऑफ द 12 वीक्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर मेजर ऑर्गन सिस्टम लिम्स एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन। तो सेकेंड मंथ में क्या होता है, लिम्स वगैरह डेवलप हो जाती हैं, हाथ पैर डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं और जब 12 वीक्स का एंड होता है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है और मेजर ऑर्गन सिस्टम जैसे लिम्स एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स वगैरह फॉर्म हो जाते हैं। फर्स्ट मोमेंट एंड हेयर ऑन हेड ड्यूरिंग 5th मंथ। फर्स्ट मोमेंट जो होता है और वो होता है इन्हीं फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर। तो फर्स्ट मोमेंट एंड हेयर ऑन हैंड, हैंड के ऊपर हेयर के फॉर्मेशन होने लग जाती है ड्यूरिंग 5th मंथ के दौरान। एंड ऑफ 24 वीक सेकेंड ट्राइमेस्टर। जब 24 वीक एंड हो जाते हैं तो सेकेंड ट्राइमेस्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। बॉडी कवर्ड विथ फाइन हेयर्स, आईलिड सेपरेट आईलैशेस फॉर्म। यहाँ पर बॉडी कवर हो जाती है फाइन हेयर्स, छोटे छोटे हेयर्स से, आईलिड्स बन जाते हैं सेपरेट और आईलैशेस यहाँ पर फॉर्म हो जाते हैं। एंड ऑफ 9 मंथ फीटस फुली डेवलप एंड रेडी टू डिलीवरी। यहाँ पर 9 मंथ में फीटस जो है पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं और डिलीवरी के लिए वो रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये पूरा डेवलपमेंट है। फर्स्ट मंथ में इतना डेवलप होता है, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ,
4th month, 5th month, 6th month, 7 month, 8 month and that is the 9 month. फाइनली फिर क्या होता है, पार्चुरेशन होता है यानी डिलीवरी होती है। तो हम पढ़ते हैं पार्चुरेशन को। तो द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड, इट इज़ 9 मंथ इन ह्यूमन। जो प्रेगनेंसी का पीरियड होता है उसे हम गेस्टेशन पीरियड कहते हैं और ये टोटल 9 मंथ का होता है ह्यूमन के अंदर। द डिलीवरी ऑफ फीटस इज कॉल्ड पार्चुरेशन। जो फीटस की डिलीवरी होती है उसे हम पार्चुराइजेशन कहते हैं। इट ओकर्स बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन मायोमेट्रियम। ये ओकर्स होती है, मतलब डिलीवरी किसकी वजह से होती है कि जो यूट्राइन की बीच वाली वॉल जो होती है मायोमेट्रियम, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, वाइब्रेशन होता है उसके अंदर। द सिग्नल ऑफ पार्चुरेशन इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फुली डेवलप्ड फीटस एंड द प्लेसेंटा। इट इंक्लूड्स माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। तो अब यहाँ पर क्या होता है, द सिग्नल ऑफ पार्चुरेशन इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम फुली डेवलप्ड फीटस एंड द प्लेसेंटा। जब फुली डेवलप्ड फीटस होता है और प्लेसेंटा होता है तो उसी टाइम पर पार्चुरेशन ओरिजिन होता है या पार्चुरेशन होता है। इसमें इंक्लूड होते हैं कुछ मिड कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस के, जिसे हम फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स भी कहते हैं। Hormone adrenal gland secreted by fetus diffuses to maternal blood and stimulate oxytocin secretion। एड्रेनल ग्लैंड से कुछ हार्मोन सेक्रेट होते हैं जो कि मैटरनल ब्लड के अंदर फीटस को डिफ्यूज़ करते हैं और स्टिमुलेट करते हैं कुछ ऑक्सीटोसिन सेक्रेशन को। ऑक्सीटोसिन सेक्रेशन को यहाँ पर वो सेक्रेट करते हैं। ऑक्सीटोसिन कॉजेस फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोमेट्रियम, लेबर पेन एंड स्टिमुलेट फर्दर सेक्रेशन एंड ऑक्सीटेशन। अब क्या होता है कि ऑक्सीटोसिन जो है वो एक कॉज करता है फीमेल की बॉडी में फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम की वॉल में फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है, जिससे बहुत ज़्यादा लेबर पेन होता है, बहुत खतरनाक दर्द होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है फीमेल को। और वो इसके अलावा स्टिमुलेट करती है फर्दर जो सेक्रेशन होता है ऑक्सीटोसिन का, उसका सेक्रेशन करती है। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन होता है, उसका सेक्रेशन यहाँ पर होता है। स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन सेक्रेशन continuous, including stronger contraction and pushes the fetus by dilated cervix, birth canal facilitated by relaxing पार्चुरेशन। ये जो स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स होता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन सेक्रेशन के बीच में, ये कंटिन्यूसली होता है और ये इंड्यूस करता है कि स्ट्रोंगर कॉन्ट्रैक्शन को और पुश करता है फीटस को सर्विक्स की ओर, यानी कि बर्थ कैनाल की ओर ये पुश करते हैं। ये सेक्रेशन ऑक्सीटोसिन वगैरह जो सेक्रेशन होता है, ये सेक्रेशन उसको पुश आउट करते हैं बर्थ कैनाल या सर्विक्स की ओर और फैसिलिटेट बाय रिलैक्सिन। और इसी दौरान जो होता है एक हार्मोन सेक्रेट होता है जिसे हम रिलैक्सिन हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन रिलैक्सिन हार्मोन या पार्चुरेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब कि जो बेबी बाहर आता है वो उस टाइम पर ये डिलीवरी के टाइम पर ये हार्मोन सेक्रेट होता है जिसे हम रिलैक्सिन हार्मोन कहते हैं। रिलैक्सिन का मतलब रिलैक्स हार्मोन, यानी कि बेबी का जब बर्थ कंप्लीट हो जाता है तो ये हार्मोन उस टाइम पर सेक्रेट होता है पार्चुरेशन के दौरान। आफ्टर डिलीवरी द प्लेसेंटा इज ऑल्सो एक्सपेल्ड आउट ऑफ द यूट्रस। जब डिलीवरी कंप्लीट हो जाती है तो प्लेसेंटा भी एक्सपेल्ड आउट हो जाता है, यूट्रस से बाहर निकल जाता है। तो उसको वहाँ से रिमूव करके बाहर निकाल दिया जाता है विथ फीटस, सॉरी जो बेबी होता है उसके साथ में। नाउ लैक्टेशन। अब लैक्टेशन के बारे में बात करेंगे। मेमरी ग्लैंड ऑफ फीमेल अंडरगोस डिफरेंशिएशन एंड प्रोड्यूस मिल्क टूवर्ड्स एंड ऑफ प्रेगनेंसी, लैक्टेशन। अब जो प्रेगनेंसी का लास्ट टाइम जो होता है, मतलब प्रेगनेंसी हो जाती है, डिलीवरी हो जाती है, पार्चुरेशन हो जाता है, तब जो मेमरी ग्लैंड होती है वो डिफरेंशिएशन करती है और प्रोड्यूस करती है मिल्क को। और जो मिल्क प्रोड्यूस होता है वो प्रेगनेंसी के बाद में स्टार्ट होता है।
तो प्रेगनेंसी के बाद का जो पीरियड होता है वो लैक्टेशन पीरियड कहलाता है। द मेमरी ग्लैंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टूवर्ड द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी। जब प्रेगनेंसी एंड हो जाती है तो मेमरी ग्लैंड मिल्क को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है। मिल्क प्रोड्यूसर ड्यूरिंग इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम। जो मिल्क प्रोड्यूस होता है जब इनिशियल डेज जो होते हैं लैक्टेशन पीरियड का, तो उसे हम कोलोस्ट्रम कहते हैं। इट कंटेन्स सेवरल एंटीबॉडीज विच प्रोवाइड इम्यूनिटी पैसिव और रेसिस्टेंट टू न्यू बॉर्न बेबी। जो कोलोस्ट्रम पीरियड या हम कहते हैं कि लैक्टेशन पीरियड जो होता है, उसके दौरान जो भी मिल्क बेबी के नरिशमेंट के लिए उसको प्रोवाइड किया जाता है मैटरनल बॉडी से, तो उसके अंदर बहुत सारे सेवरल एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होते हैं जो कि न्यू बॉर्न बेबी के इम्यूनिटी को बढ़ाता है, पैसिव इम्यूनिटी को उसको बढ़ाता है और उसको अनेक बीमारियों से बचाता है। तो उसके अंदर बहुत सारे एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होते हैं। द मिल्क प्रोडक्शन इज कंट्रोल्ड बाय लैक्टोट्रोफिक और प्रोलैक्टिन हार्मोन सेक्रेटेड बाय पिट्यूटरी। मिल्क प्रोडक्शन जो है वो कंट्रोल होता है लैक्टोट्रोफिक या प्रोलैक्टिन हार्मोन से, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट से सेक्रेट होती है। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ द इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड फॉर बिगिनिंग ऑफ अ हेल्दी बेबी। ब्रेस्ट फीडिंग होती है इनिशियल पीरियड से, जब बेबी जो है इन्फेंट होता है, यानी कि वो अभी मतलब पूरी तरह से मैच्योर नहीं होता है, तब तक उसकी ग्रोथ के लिए इन्फेंट बेबी के लिए क्या किया जाता है, माँ के ब्रेस्ट से बेबी जो है वो फीडिंग करता है मिल्क को, और जब तक वो हेल्दी बेबी नहीं बन जाता, मतलब कि हेल्दी बेबी में डेवलप नहीं हो जाता है, तब तक वो ब्रेस्ट की फीडिंग करता है। मतलब ये जो लैक्टेशन पीरियड है, अगर हम बात करें लैक्टेशन पीरियड की, तो लैक्टेशन पीरियड अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ का यहाँ पर होता है लैक्टेशन पीरियड। नाउ दैट इज द लास्ट स्लाइड ऑफ आवर चैप्टर. Now our chapter is completed here. So dear student, I hope you have understand all the topics of this chapter. We will meet in the next video with next chapter. So dear student, have a nice day and goodbye.